ठीक हो? पहले सब ठीक हो ना? ठीक है, तो थोड़ा जोर से एक बार बोलिए ताकि एनर्जी आ जाए, फिर बढ़े। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक हो? लास्ट बार जोर से, ठीक हो? चलो, तो सबसे पहले आराम से देखते हैं। ये क्वेश्चंस बस दिमाग में रखना, अभी बना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी जब पढ़ा लेंगे तब उसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। तो पहले फॉरेक्स रिजर्व एक बार लिख लो हेडिंग में। और फॉरेक्स रिजर्व में एक बात ध्यान रखना, सिंपल सा बात है, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या है कि भैया कितना करेंसी आप बाहर का रखे हुए हो अपने पास, सब अलर्ट हो ना। तो जैसे चाइना जो है हरामखोर, ये सबसे ज्यादा रखा हुआ है। हरामखोर इसलिए क्योंकि अमेरिका इसी से परेशान रहता है। चाइना का एक बड़ा अच्छा गेम है, ये क्या करता है, अचानक से अमेरिका के बहुत सारे डॉलर को अपने पास रिजर्व कर लेता है, और रिजर्व कर कर मार्केट में और उसके लोकल जो उसकी करेंसी है उससे बड़ा एक्सचेंज करता है। मतलब एक्सचेंज करने के बाद अभी बताऊंगा कैसे मैनिपुलेट करता है। अमेरिका का जो सबसे बेहतरीन चीज है कि अमेरिका का टारगेट हमेशा बहुत हाई रहता है, जो कि आजकल इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बड़ा हाई हाई टारगेट रखते हैं, समझ पा रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि इंडिया को अमेरिका बना देंगे। कुछ लोग बिलीव करते नहीं, लेकिन देखोगे तो पिछले सालों में बहुत अच्छा चेंज हुआ है और बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो लॉजिक क्या है, चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व हमेशा मैक्सिमम ज्यादातर टाइम ज्यादा ही रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि सबसे ज्यादा ये क्या रखता है, $3 ट्रिलियन इसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दूसरा पॉइंट, जापान रखता है, स्विट्जरलैंड रखता है। आपको ये याद नहीं रखना है, बस एक आइडिया याद रखिएगा कि इंडिया के पास भी पांचा जो है 5 नंबर पे, छठे नंबर पे उसके पास भी फॉरेक्स रिजर्व है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉरेक्स रिजर्व का मोटा मोटा मीनिंग बस यही याद रखिएगा कि फॉरेक्स रिजर्व का मतलब सिंपल क्या है कि जितना भी विदेशी मुद्रा है, जो आपका फॉरेन जो आपका करेंसी है। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आप फॉरेन करेंसी में सऊदी अरेबिया का रखना चाहोगे कि डॉलर का? यार कॉमन सेंस का बात है, कोई आदमी जिसका वैल्यू ज्यादा है उसी को रखना चाहेगा। रियाल लेके क्या करेगा, जिसका वैल्यू ही इंडिया के वैल्यू से कम हो जाएगा। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी को रखेगा। तो डॉलर का वैल्यू ज्यादा है। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अब एक मुहिम चल चुका है, जिस मुहिम में बोला गया कि डॉलर का वैल्यू ज्यादा क्यों है, हमारा भी करेंसी है। तो एशिया के सारे कंट्री अभी बोल रहे हैं मेरा जो करेंसी है वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा, डॉलर को नहीं। महत्ता देना दे रहे, और ये बहुत अच्छी चीज है, होना भी चाहिए। क्योंकि इतने सालों तक तो गुलाम रहा कंट्री, फिर दूसरे का आदत भी पड़ गया, और अपन उसी में क्या है बहते चले गए और डॉलर को वैल्यू। इसीलिए आज के समय में देखिएगा बहुत युवा लोग जो है वेस्टर्न ड्रेस को बड़ा ज्यादा महत्व देते हैं, है ना, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग धोती पे भी आए हैं, और धोती का भी कुछ लोग अपना रील्स और वीडियो बनाकर प्रचार कर रहे हैं। मेरे बात समझे? तो लॉजिक है, ठीक है, दूसरे के कल्चर से इंस्पायर हो जाइए। धोती को एक्सचेंज करने का रोल सबसे बड़ा इसलिए था क्योंकि धोती पहनने में बड़ा कठिन था। मेरे बात समझ में आ रही है? लेकिन आप मुझे बताओ, धोती जब पहनने में कठिन हो तो उसको आसान बनाना है पहनना, कि धोती ही बदल देना है? ये तो गांव का कहावत हो जाएगा, रहेगा बांस ना बजेगा। ये जो कांड है ये बेकार आदत है। मतलब भाई अपना रोग रोगी दोनों साथ है, ऐसे थोड़ी ना करना। तो धोती को अब इस तरीके से डिजाइन किया गया कि पैंट की तरह उसको ऑलरेडी फोल्डेड आप पहन सकते हैं। उससे क्या होगा, चीजें आसान है। हम लोग इसलिए उस कल्चर से प्रभावित हुए क्योंकि पैंट पहनना इजी था, समझ पा, इसलिए उस कल्चर को हम लोग अडॉप्ट किए। अदरवाइज धोती में अगर कुछ हम लोग कर दिए रहते अपना कांड, तो उस तरीके का जो है वो ज्यादा आसान हो जाता और पॉपुलर हो जाता। तो सिवाय इसके कि आप रोग रोगी को मार दीजिए, उससे बेहतर है कि कुछ एक्सचेंज करिए। हालांकि हम आते हैं थोड़ा आगे, तो दिमाग में रखना है कि वैल्यूएशन हमेशा ज्यादा होगा। तो फॉरेक्स रिजर्व में ठेठ भाषा में, ज्यादा एकदम लोड नहीं, ठेठ भाषा में कितना मतलब विदेशी मुद्रा आपके पास है, और विदेशी मुद्रा में किसका, जिसका वैल्यू ज्यादा हो उसका, बात खत्म। थोड़ा सा आगे आते हैं कि जो कुछ पॉइंट दिया है ये रखना उतना कुछ नहीं है, हमारे लिए उतना कुछ जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो है एक टेबल, और ये टेबल आराम से देखना। मैं एक बार समझाऊंगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएगा। ठेठ भाषा में समझना है, एकदम लोड नहीं लेना। पहला तो फॉरेक्स रिजर्व अगर बहुत ज्यादा हो जाए, क्या आप सुन पा रहे हो? जोर से बोलिए, सुनो। तो थोड़ा सर अलर्ट रहना, एकदम जिंदा रहना बिल्कुल। तो फॉरेक्स रिजर्व अगर किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपने विदेशी मुद्रा अपने पास बहुत ज्यादा ले लिया, रख लिया, तो क्या क्या हो सकता है? पहला फैक्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है, अभी समझना कि भैया कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हमारे पास कितना है कितना नहीं है, यानी कि कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? तो पहला चीज, in that situation when RBI has to buy dollar to get net balance of payment zero, ध्यान से समझना। क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जब बढ़ा है उसमें दो चीज होगा। पहला, सबसे फर्स्ट, आरबीआई अगर मान के चलो डॉलर को बाई कर रहा है, इधर ध्यान से समझना, डॉलर खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि जो पैसा आया है उसके पास उसमें से उसको डॉलर को कैंसिल करना चाहता है ताकि अपने पास रखे। मतलब सीधी सी बात है कि प्लस चार्ज आपके पास अगर ज्यादा आ गया है
तो आप माइनस को उसमें मिलाते जाओगे ताकि जीरो करें, बात खत्म। तो भैया आरबीआई ने आरबीआई टू बाई डॉलर टू गेट नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो व्हेन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आर सरप्लस। मतलब आपको मैंने कैपिटल अकाउंट भी पढ़ाया था, करंट अकाउंट भी पढ़ाया था। सिंपल याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो पैसा जहां पे आया है और उस पैसे से कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट हुआ है। एसेट क्या क्रिएट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदा, आपने रोड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो आपके लिए एसेट क्रिएट हुआ। लेकिन कोई चीज जिसमें आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसा दे दिया, तो क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ क्या? नहीं। क्या समझ में आ रहा है? एसेट और लायबिलिटी क्लियर है ना? एसेट क्या है, जिससे आपको आमदनी, जैसे आपने कार खरीदा, उस कार से आप सिर्फ अपना घर में इस्तेमाल करते हो, आपके लिए एसेट नहीं है। लेकिन अगर उसी कार से आप शादी में दे देते लड़का का चढ़ने के लिए, तो उससे कुछ पैसा आया, तो आपके लिए एसेट की तरह काम करेगा। तो एसेट का सिंपल मीनिंग है कि जो भी चीज आप लेते हो उससे कुछ इनकम आपको मिले, उसको एसेट बोलेंगे ठेठ भाषा में। और उसके अलावा अगर नहीं हो रहा है तो लायबिलिटीज है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या लगता है, पीपल्स आर एसेट या लायबिलिटीज? तो भैया ओनली गुड पीपल्स आर एसेट्स, बाकी पूरा का पूरा हरामखोर लायबिलिटीज है। मेरी बात समझ में आ रही है? पीपल्स आर नेवर गोइंग टू बी एन एसेट। पीपल्स कभी भी एसेट नहीं होते, गुड पीपल्स आर एसेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंटरव्यू में कभी कभी डाला जाता है क्वेश्चन, तो दिमाग में रखिएगा, ओनली गुड पीपल्स आर एसेट लेस। इसलिए जब कोई एम्बुलेंस में जा रहा हो तो बस एक ही दुआ करना है कि बढ़िया आदमी हो तो बचा लेना, खराब हो तो एम्बुलेंस में मार दो, कि एम्बुलेंस वाला का भी टाइम बचे उसका। मेरा समझ एकदम, मैं तो दुआ वैसे ही करता हूँ, बढ़िया वो बचा लो, नहीं तो निपटा दो। इतना बोझ क्यों रखना है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है। तो दिमाग में रखिएगा कि सर फॉरेक्स रिजर्व ऊपर चला जाएगा कब? जब ऑलरेडी मैंने बोला आरबीआई डॉलर खरीदना शुरू करेगा, तो डॉलर खरीदेगा तो आरबीआई के पास क्या होगा, डॉलर बढ़ जाएगा, और डॉलर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डॉलर की संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। दूसरा पॉइंट, फॉरेक्स रिजर्व कब नीचे चला जाएगा? जब आरबीआई क्या करेगी, डॉलर क्या है, नहीं बल्कि डॉलर नहीं बल्कि क्या करेगी, आरबीआई हैज टू सेल डॉलर्स टू गेट नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि वो डॉलर को बेच रहा है ताकि उसके बदले उसको रुपया मिले, और रुपया मिले तो अपने आप से एकोमोडेट करे। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्लीज मत करिएगा। तो लॉजिक क्या है, सिंपल, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया जब आरबीआई ने क्या किया, खरीदा डॉलर तब बढ़ा या बेचा तब बढ़ा? खरीदा तब बढ़ा। खरीदा अपने पास रखा, और जब बेचा तो उसके पास क्या हो गया, डॉलर घट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि फॉरेक्स रिजर्व घट गया। बाकी इसके अलावा जैसे कुछ कुछ है कि आरबीआई का क्या क्या दखल अंदाजी हो सकता है। तो आरबीआई हैज टू बाई डॉलर्स टू कीप रूपी स्टेबल। भैया अगर पैसा का वैल्यू बहुत घट जाए, श्रीलंका में क्या हुआ, $1 का वैल्यू श्रीलंका में 350 के पार चला गया। अब आप मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो वैल्यू ही इतना डिग्रेड हो जाएगा कि कोई आदमी श्रीलंका से बिजनेस ही नहीं करेगा। तो उतना भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आरबीआई उसको मैनिपुलेट करते रहती है कि भैया हमारा करेंसी है, अब जैसे $1 का वैल्यू 70 रुपया हो गया, अभी $1 का वैल्यू 80 रुपया हो गया। अब जब भागेगा तो सर सबसे बड़ा जिम्मेदारी आरबीआई की पहले कंट्रोल में रखा जाए। तीसरा पॉइंट है कि वैल्यूएशन इफेक्ट क्या है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉरेक्स इंक्रीज, जब रिजर्व बैंक का फॉरेक्स संपत्तियों का बाजार मूल्य बढ़ जाए। ध्यान से समझो, ये जितना भी कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन किस चीज के लिए है, ये फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है। तो फॉरेक्स रिजर्व 3 कंडीशन में बढ़ सकता है। पहला, जब आरबीआई क्या करे, खरीदे तब, बोलते जाना, बाई करे तब या सेल करे तब? बाई करे तब। दूसरा, जब आरबीआई फिर से डॉलर करे ताकि रुपया को स्टेबल कर रहा हो, महंगाई बढ़ गया हो या रुपया का वैल्यू डिग्रेड हो रहा हो तब। तीसरा, जब मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉरेक्स एसेट इंक्रीज हो गया हो। अब मार्केट वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगा, फॉरेक्स रिजर्व ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज कर, क्योंकि रखना चाहेंगे हम कि भैया फ्यूचर में उसको सेल करके। बस एक सिचुएशन याद रखना है, इसी का अपोजिट कर देना है कि फॉरेक्स रिजर्व डाउन होगा। दोनों मत याद रखिए, मैंने बार बार बोला है, नोट्स बनाने में हमेशा मैंने क्या बोला है कि डिफरेंस के फॉर्मेट में नोट्स बनाना बहुत बेटर होता है, ताकि एक को पढ़ोगे दूसरा ऑटोमेटिक दिमाग प्रोसेस करेगा। जैसे आप लोग कुछ याद करेंगे, हाँ इसमें साइटोप्लाज्म होता है, फिर इसमें नहीं होता, अरे क्या बोल रहा है, एक में होता है ऑटोमेटिक दिमाग प्रोसेस करते, उसमें नहीं होता है। अब उधर का भी एनर्जी लगाओगे कि ये वो फलना ठिकाना, ये दो एनर्जी मत लगे, एनर्जी ऐसे ही बहुत कम है। तो सर दिमाग का अच्छा बात ये कि जब आप, जैसे मैं बोलूंगा ना कि खाना खाते हो तो आपके दिमाग कभी कभी आएगा पानी भी पी लेते हैं, मतलब ऐसा बोला नहीं लेकिन कभी कभी वो रैंडमली आ जाएगा। तो लॉजिक है कि उसका एनर्जी बचाओ प्रभु बचाओ। तो बस ये याद रखिएगा एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ ऑटोमेटिक उसको इंटरकनेक्ट कर दीजिएगा। लास्ट वर्ड मैं बोल रहा हूँ, फॉरेक्स रिजर्व कितना मुद्रा है, उसमें कब बढ़ता है, उसके लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट, आरबीआई जब उसको सेल करे डॉलर, बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो करने के लिए। दूसरा, आरबीआई करती है ताकि रुपया के पैसा को, जो रुपया का वैल्यू स्टेबल करने के लिए। और तीसरा, जब मार्केट में डॉलर की वैल्यू का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाए या उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए तो उसको हम लोग रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में काम देगा। क्लियर यहां तक? ये फॉरेक्स रिजर्व, बाकी उसको उल्टा कर दीजिएगा। अब इसके बहुत सारे रिजर्व के अलग अलग महत्व हैं। क्या क्या महत्व है? तो रेट स्टेबिलिटी के लिए महत्व है। भैया आप क्यों रखते हो? क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में, अच्छा ये भी तो हो सकता है, इधर देखो, मान लो आपके पास डॉलर है, ठीक है जी,
अब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, श्रीलंका अमेरिका से पैसा मांगा, अमेरिका ने देने से मना कर दिया कि हराम को तुमको पिछला बार दिए थे अभी तक लौट आए नहीं। तो हो सकता है इंडिया के पास जो डॉलर है, इंडिया अपना डॉलर में उसको दे दे, लेकिन क्या इंडिया जब उस समय देगा तो डॉलर का वैल्यू उससे ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। भैया ये कुछ वैसे ही हो गया ब्याज वाला मामला कि भैया आप किसी आदमी से पहले पैसा लिया था, उसको चुकाए नहीं हो, फिर आपको जरूरत पड़ गया, फिर गया तो जल्दी देगा नहीं, तो कोई तीसरा आदमी आपको दे दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाएगा? हाई लगाएगा कि बेटा जरूरत है तुमको, नहीं तो जमीन गिरवी रखो। क्या मेरी बात समझ में? तो लॉजिक क्या है कि सिंपल याद रखिएगा, एक तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा एक्सटर्नल शॉक्स। अब एक्सटर्नल शॉक्स में क्या, मार्केट में अचानक से भाई अगर $1 का वैल्यू 300 रुपया हो जाए तो हिल जाएगा पूरा कंट्री, इसलिए उसको बचाने के लिए। तीसरा इकोनॉमी से बचने के लिए, ताकि लोन ओवर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो या इतना ना अनअवेलेबल हो जाए कि किसी को लोन ही नहीं मिले। अब जैसे मान के चलो ये सब कुछ कैसे हो सकता है, बहुत तरह का सिमिलर सिचुएशन जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ। क्या हुआ कि जब विदेशी स्रोतों से कर्ज नहीं मिल रहा हो और आपने उसके बावजूद फिर कहीं और से लेते चले गए और उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, आपके पास चुकाने के लिए रहा नहीं। तो लॉजिक है, हम ये क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इसलिए करते हैं, ध्यान से समझना, ताकि एक तो हमारा मार्केट में स्टेबिलिटी बना रहे, वैल्यू इतना डिग्रेड ना हो जाए रुपया का, और सबसे अच्छा अगर इसको समझना है तो अपनी लाइफ पे समझो ना। आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है तो आप सीधा चाहोगे कि आप किसी बाहरी कंपनी को अलाउ तो करें, लेकिन आपका लोकल कंपनी है ना खत्म हो जाए। अरे ये तो होता है कि आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपका कुछ खाने का बिजनेस था, आपने जोमेटो से टाई अप कर लिया, मतलब टाई अप इन द सेंस कि जोमेटो आपका डिलीवरी देगा, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद होता चला गया आपका खुद का पहचान खत्म हो गया। क्या मेरा समझ में? इसीलिए जो है उस तरीके का लॉजिक हो जाता है टाइप करने। अब जैसे यहाँ का जयसवाल है, एक होता है ना पता नहीं पाड़ा का मीट खिलाते कि क्या मिला, जो भी खिलाता हूँ, लेकिन फेमस तो है, तो कभी भी जयसवाल को आप जोमेटो पर ऑर्डर करिए नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे मैं एक बार अगर उससे किया तो मेरा जो रिकॉग्निशन है वो पूरा पूरा निपट जाएगा और फिर उसकी जो अपनी पहचान है वो खत्म हो जाएगी। तो लॉजिक यही है कि जब हम बात करते हैं इस तरीके का तो मामला निपट जाता है। अब जैसे मैं अभी हूं, मैं मान लो किसी से जुड़ गया, किसी से भी XYZ, जैसे मुझे अनअकैडमी का ऑफर है मान लो, अब लॉजिक है मैंने जुड़ लिया, अब जुड़ा तो उसके बाद सीधा बॉन्ड है उसमें, और बॉन्ड है 3 साल का, हमारा खत्म। आप समझ पा रहे हो? भले मैं कितना भी कोशिश कर लेकिन मैं खत्म हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा एग्रीमेंट। तो लॉजिक क्या है कि वो जो है आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तो भैया वही चीज है, एक कहावत है, शायरी में नहीं कहावत है कि भले ही जो एक होता है दरिया, एक होता है छोटा सा समुद्र, तो जब छोटा समुद्र दरिया में मिलेगा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जो समुद्र है उसकी पहचान खत्म हो जाती है, क्योंकि दरिया में जाते जाते वो मिल जाएगा उसमें। कुछ समझ में आ रहा है? तो कुछ अलग रहने का फायदा भी तो है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जूते का दुकान या कोई गांव में वो किराना दुकान होता है जो फेमस होता है, राम खिलावन यादव का, समझ में आ रहा है? तो नहीं होता है कि वो जो एरिया में राम खिलावन यादव का किराना दुकान फेमस है, भले ही जोमेटो आ गया, वालमार्ट आ गया, स्विगी फ्लिपकार्ट आ गया तो आ गया, लेकिन राम खिलावन यादव का दुकान पॉपुलर है। वही चीज है कि दरिया में जो है मिलने का मजा होता होगा लेकिन अपनी पहचान भी खो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो लॉजिक क्या है कि सर हम अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जो जीडीपी है उसको बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब कुछ इसमें 1-2 टर्म है, जैसे रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू इनपुट, मैं आपसे 20 सेकंड बोल रहा हूं, सिर्फ इसको रीड करना जरा, हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार सिर्फ रीड करें। मैं एक बार बताऊंगा फिर ठेठ भाषा में आसान हो जाएगा समझना आपके लिए, तो आराम से जरा देखिएगा, उसके बाद फिर समझते हैं। ठीक है, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहला देखना है, जैसे रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू इंपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, एक आरबीआई ने एक कमेटी बनाया था और उस कमेटी का नाम था जो है एसएस टेरापोर कमेटी। हालांकि उसमें बोला था कि शुड बी लार्ज इनफ टू पे फॉर 6 मंथ इंपोर्ट, 6 महीने के आयात का खर्चा उठा सके उतना फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास होना चाहिए। अच्छा ईमानदारी से बोलना, क्या सब आप सुन रहे हो? प्लीज बोर मत होना, अगर मन लगे या लगे कि नहीं पढ़ा रहे अच्छे तो बोल देना, आराम से गेट खुला है, दोनों जन चलेंगे, समझ में आ रहा है? लोड ही नहीं लेना है। तो लॉजिक क्या है इस कमेटी का, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि अब मैंने आपको एक दिन पढ़ाया भी था कि जब आप कोई बिजनेस करते हो जॉब छोड़ के, तो कम से कम इतना पैसा अपने पास रखो कि बिजनेस में कुछ अगर ऊपर नीचे हो तो 6-7 महीना, 1 साल, 2 साल तक आपका घर परिवार चलता है। नहीं तो बिजनेस का चक्कर में पता चले, समझ में आ रहा है, घर आ गया उसको घर के 4 लोग जो है रोड पे, समझ ना, हाथ में अब जो इमेजिन आप कर लीजिए, अब जो भी है नहीं है मुझे नहीं पता। तो लॉजिक क्या है कि आप उतना कम से कम स्टोर करके चलिए। तो गवर्नमेंट का यही कहना था कि भले आप जो करो लेकिन कम से कम इतना रखो कि 6 महीने का आप जो कर्जा चुका रहे हो वो कर्जा चुकाते रहो, उसमें आपको उस पर परेशानी नहीं हो। क्योंकि फिर एक बार पाकिस्तान को क्यों कर्जा देना नहीं चाहता है अमेरिका? ये हरामखोर लेना जानता है,
पाकिस्तान का है दे सनम, समझ में आ रहा है? इसका वही है, ये खुद देना नहीं जानता है, ये सिंपल है बस। तो लॉजिक है कि सर अमेरिका को पता है इसको देंगे ही, गधेड़ा देगा नहीं, इस वजह से उसको देना नहीं चाहते हैं। अब लॉजिक ये है कि दिमाग में रखिएगा, एक और कमेटी उसके बाद बना जिसने कुछ अलग बोला कि भाई हमारे पास इतना होना चाहिए कि कम से कम 1 साल तक के लिए जो हमने कर्जा लिया है वो कर्जा भी इससे चलते जाना चाहिए। तो एक आदमी का 6 महीने कहना था, एक आदमी का 1 साल कहना था। लॉजिक आपको दिमाग में बस ये रखना है कि एक एसएस तारापुर कमेटी जब क्वेश्चंस में आता है तो याद रखना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व से है, एक कमेटी का नाम याद रखना। दूसरा, एक आप अपना नाम याद रखिएगा, याद रहे तो एक गुदुसी ग्रीन स्पैन रूल, इसके अंदर बोला गया था कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए। मैंने बार बार बोला क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आपको यूपीएससी में कभी भी नहीं आएगा कि हाँ ये डायरेक्ट कट टू कट आंसर है, उसके बहुत कम चांसेस है। आपको बस ये पता रहता है कि 4 में से 3 नहीं होगा और उसके लिए आपको इतना ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ता है, बस यही लॉजिक है, दूसरा कुछ नहीं। यूपीएससी में अगर ये हो जाएगी हाँ हम 60 में 60 मार्क के हैं, घर उड़ा देंगे, तो भैया फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीन है आपकी, रैंक 1 का परसेंटेज 40% जाता है। तो हमें बस जितना आता है उसमें से बस क्वालिफाई करके मामला निकाल देना है। दूसरा एक इसमें क्वेश्चन है, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू ए कंट्री ऑफ ए कंट्री इज कैप्चर्ड बाय व्हिच इंडिकेटर। तो सब मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा देखो कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि ये वाला आप एक बार ये वाला देखो, एक है रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू इंपोर्ट, रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट, और एक है रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो लॉजिक क्या है इसमें, क्या बोला मैंने, रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू इंपोर्ट का मतलब क्या है कि जितना आप इंपोर्ट करना चाहते हो उतना के लिए भंडार कम से कम पहले रख लो कि 6 महीने का आयात का खर्चा उठा सके, कि आपको जो भी बाहर से मंगाना है उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितना आपके पास कर्जा है उसका 1 साल तक चुकाने के लिए आपके पास होना चाहिए, उतना भंडार होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये है रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू द एक्सटर्नल डेब्ट। क्या समझ में आ रहा है? जरा नीचे आना। अब इसी पॉइंट को इस क्वेश्चन में कन्वर्ट किया और ये सीएपीएफ का क्वेश्चन आया 2023 में, इस बार जो सीएपीएफ यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो उसमें क्या बोला गया, सिंपल, पहला कि एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री इज कैप्चर्ड बाय व्हिच इंडिकेटर। तो जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, जो फॉरेक्स है, वो किस किस लिए होना चाहिए, उसमें पहला पॉइंट है। एक होता है रिजर्व टू इंपोर्ट रेशियो, अभी आपने देखा ना। दूसरा पॉइंट रिजर्व टू एक्सटर्नल डेब्ट रेशियो, दोनों है। अब उसके बाद रिजर्व टू जीडीपी, मैंने कहां पढ़ाया आपको, नहीं पढ़ाया। उसके बाद रिजर्व टू मॉनेटरी रेट से भी मैंने नहीं पढ़ाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो सिंपल याद में रखना है कि प्रभु आपको ऑप्शंस के हिसाब से जाना है। और देखो क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसान आसान, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टफ आते हैं और फलाना नियम आता है। इसका थोड़ा सा जिक्र हालांकि नेक्स्ट थीम में एक और होगा जहां मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाऊंगा तब, बट मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस नियम है स्कूल वाला जो हम भूल जाते हैं। पढ़ना है, घर जाना है, रिवीजन करना है, खाना है, थोड़ा खेलना है, फिर रिवीजन करना है, आ जाना है, बस यही रियो 1 साल चलना है। बस बड़े हो जाते हैं, नियम खत्म हो जाते हैं। स्कूल में रहते तो सब हो जाता था, गेम का भी पीरियड होता था स्कूल में, 45 मिनट एक गेम का पीरियड, सैटरडे को फिर अलग एक गेम होता था। समझ में आ रहा है? बड़े होते होते सारा कांड खत्म हो जाता है। सुबह उठ रहे हैं भैंसा की तरह 10 बजे, आप समझ पा रहे हैं, वो भी उठाने को उठ रहे हैं 10 बजे। उठने के बाद फिर जो है सोच रहे हैं कि आज क्या पिज्जा ले लें या फिर कुछ ऐसा ही कर लें। इस तरीके का लॉजिक है। अगर खुद से बनाने वाले हैं तो फिर ज्यादा आप सोचेंगे नहीं, खिचड़ी में काम चलेगा। बहुत ज्यादा जिस दिन खुद से वो दिन पनीर ले आएंगे। आप समझ पा रहे, जब आप अकेले रहेंगे तो मतलब ये अकेले रहने वाले का है तो मेस वाले तो खाना कभी भी देगा तो अच्छा देगा नहीं। खैर नेक्स्ट आते हैं। तो पहला नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, तो भैया सिंपल सा बात है, अगर बहुत ज्यादा पैसा भी अगर आपने रख लिया उसका भी अलग अलग काम हो सकता है। पहला लोकल करेंसी पर प्रभावित पड़ेगा। जैसे सिंपल देखो, फॉरेक्स भंडार को बनाने के लिए केंद्रीय बैंक जानबूझकर स्थानीय मुद्रा को कृत्रिम रूप से कमजोर रखती है, आयात महंगी हो जाती है। देखो इधर आपको मैंने बताया, इधर समझना कि एक पढ़ा चुका हूं मैं आपको, फिर भी बोल रहा हूं, $1 का वैल्यू है 73 रुपए और अचानक से $1 का वैल्यू हो गया 40 रुपए। ठीक, तो मुझे बताना, जब $1 का वैल्यू हो गया 40 रुपए, यानी कि डॉलर का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब कम हुआ पहले के तुलना में। तो जो आदमी यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे इंडिया का कोई व्यापारी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको उसके बदले में जो मिल रहा है उसको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि डॉलर का वैल्यू क्या हो गया है, कम। अब उसी तरीके से अगर किसी ना किसी सिनेरियो में उल्टा सोच लो तो उसमें इंपोर्ट में भी क्या होगा, आपको नुकसान होगा। मतलब उस समय हो सकता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए तो इंपोर्ट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो लॉजिक बस दिमाग में रखिएगा कि जानबूझकर, जैसे चाइना वगैरह यही करता है कि अपने लोकल करेंसी की वैल्यू जानबूझकर कम कर देता है, और कम कर देता है उसके कारण ये हो जाता है कि वहां से फिर तो एक्सपोर्ट करने वाला चाहता है कि एक्सपोर्ट कर ले। इधर देखो ध्यान से, तो वहां से जब दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करता है तो ये उस समय रिजर्व करने लगता है, और चाइना जानबूझकर इतना ज्यादा प्रिंट कर दिया लोकल करेंसी, ध्यान से समझना,
और उसके वैल्यू को एकदम धीरे धीरे कम कर दिया। तो अमेरिका सोचा कि ये चाइना हरामखोर बार बार हमारे वैल्यू को ऊपर नीचे मार्केट में गेम खेलाता है, इसीलिए अमेरिका ने उसके बाद 3-4 लेवल बनाया। पहले एक बनाया कि भाई एक ब्राउन लेवल अलग होगा, एक ब्लैक लिस्ट अलग होगा, एक ग्रे लेवल अलग होगा, मतलब कौन खिलवाड़ कर रहा है मार्केट में, जैसे इंडिया करता है, ध्यान समझना। तो इंडिया उस तरीके से नहीं करता जैसे चाइना हरामखोर करता है। इंडिया थोड़ा बहुत किया, कैसे किया, वो किया सब्सिडी। अब क्या होता है, चावल जो है वो बड़ा जबरदस्त मिलता है इंडिया में, ध्यान समझना। तो चावल के लिए क्या किया उसने, एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, पहले बोला, समझना ध्यान से, कि भैया ये जो चावल का प्राइस मार्केट में है, मान लो 40 रुपए है, और अमेरिका अगर 40 रुपए खरीद रहा है इंडिया से, ध्यान से समझना, लेकिन कोई और अगर मार्केट में मान लो बेचने लगा 30 रुपए केजी, तो जाहिर सी बात है अमेरिका किससे लेगा? क्या सब सुन पा रहे हो, 30 रुपए वाला से। अब इंडिया क्या करता है, क्योंकि इंडिया का जो चावल जिस तरीके का होता है वैसा ही चावल लगभग पाकिस्तान में होता है। भाई दोनों वही है सेम, जो पंजाब का सीन वाला एरिया जो उसका पाकिस्तान का वो सब उसी तरह का एकदम सेम चावल, कोई डिफरेंस नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंडिया क्या करता है, किसान को बोल देता है सब्सिडी देंगे, ध्यान से समझना। अब सब्सिडी के चक्कर में क्या होता है, तो उसको खाद भी दे देता है सब्सिडी फ्री में, उसको बीज पे भी सब्सिडी दे देगा। अब किसान उगाएगा और किसान को बोलता है तू जितना अपना है सारा सरकार को दे दे, और सरकार उसके बदले तुमको पैसा देगी। और सब्सिडी में क्या होता है, पहले तो आपसे जितना पैसा था वो ले लिया गया, और वो पैसा फिर बाद में क्या लौटा दिया जाता है। जैसे अरे एलपीजी में क्या होता था, अगर सिलेंडर का दाम मान लो 1400 रुपए है, तो 1400 रुपए आपसे ले लिया गया और 400 रुपया वापस आपके खाते में आ जाता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो 1400 रुपया पहले आपके पास आ गया सरकार के पास, उसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेगी ना, अरे है ना। तो वैसा ही चावल सस्ते दाम पे किसान से ले लिया और उसको वादा किया कि हम बेच के तुमको इसका प्राइस ज्यादा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब उसके पास सस्ते दाम में आ गया तो बेच भी तो सस्ते में सकता है, इसलिए अब वो मार्केट में मैनिपुलेट करता है। तो अमेरिका का चावल जो एक्सपोर्ट होता था वो दूसरे देशों को भेजता था, तो महंगा हो जाता था उसका चावल, क्योंकि हम यहाँ सब्सिडी वाला गेम खेल रहे थे। अब अमेरिका बार बार को कहता है हरामखोर ये तो सब्सिडी देना बंद कर। इसीलिए अमेरिका में सब्सिडी का सबसे ज्यादा बवाल होता है इंडिया के खिलाफ, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया सब्सिडी अब क्या देगा, जब बेचेगा तभी देगा, तो बेचता है। और जब बल्क में, आप मुझे बताओ, कोई भी आदमी जब बल्क में लेता है तो एक चीज तो जरूर सोचता है कि सस्ता देगा कि ना, इससे बोलता नहीं है कि सस्ता देगा तो 20 बोले देगा कि ना, क्योंकि वो मतलब उसको पता है कि हमको बल्क में लेना है तो कुछ ना कुछ तो कम करेगा। समझ में आ रहा है? अब कुछ वैसे भी नीचे गिरा हुआ आदमी तो कहता है ये वाला चाहे 20 को कोई फर्क पड़ता नहीं, ऐसा करे कुछ तो वो भी होता है ना, जो 1 लाख चाहे 20 लाख उतना ही देना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है, जब भी कोई चीज आप बल्क में लेंगे तो बल्क में लेने से क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, कि चीजें सस्ती हो जाएंगी। और आपने एक बार एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसलिए अमेरिका को सबसे ज्यादा दिक्कत है नरेंद्र मोदी से, तो है सब्सिडी पे, और इसीलिए इंडिया बताता नहीं है। और जब ये अमेरिका यहाँ आया तो देखा कि इतना सस्ता कैसे कोई बेच सकता है, क्योंकि अमेरिका में भी अरे राइस बॉल भी बोलते हैं अमेरिका को। अमेरिका में जो चावल होता है वो अलग लेवल का होता है, और राइस बॉल पूरे वर्ल्ड में उसका नेक्स्ट लेवल का एक्सपोर्ट होता है। तो अमेरिका को उसमें सबसे ज्यादा झटका लगा कि उसका कोई मार्केट वाला क्यों लेगा, जब इंडिया का चावल बेस्ट है, जीआई टैग इनेबल्ड है और कम दाम में भी मिल रहा है, तो क्यों जाएगा अमेरिका से लेने। तो अमेरिका इसलिए सब्सिडी पे अटैक किया। अब इंडिया उसके बाद बोला हम कहां सब्सिडी दे रहे हैं, कहां सब्सिडी दे रहे हैं, ये जो है चलता रहता है। तो लॉजिक क्या है, इसी तरीके का मैनिपुलेशन जो है करेंसी में भी चलता है। चाइना भी अपने करेंसी को मैनिपुलेट करता है, लोकल करेंसी के दाम को जानबूझकर जो है घटा देता है, और उस हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फायदा कर देता है। समझ में आया? तो अमेरिका को अधिकतर बार यहां ध्यान समझिए, जैसे वीक करेंसी जब होगा तो नॉन ट्रेडेबल सेक्टर नहीं लेते, व्यापार या जो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद इजीली एक्सपोर्टेबल। तो लॉजिक क्या है कि अब इस तरीके का जब हो, बस इतना याद रखिएगा कि मैनिपुलेट चाइना करता है करेंसी में। बाकी आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना क्या करता है, क्योंकि ये सब जो है अनऑफिशियली चलता है, ऑफिशियली कोई बोलता ही नहीं है। अरे जैसे अब बोला गया कि सऊदी अरेबिया पे हैक किया गया, अब ये डिमांड है कि रसिया ने अमेरिका का $1 बिलियन से भी ज्यादा का इंफॉर्मेशन चुरा लिया, लेकिन कभी अब प्रूफ मिलेगा तब तो, कभी प्रूफ ही नहीं मिला। हम जानते हैं कि सर उसको उसने मारा है, लेकिन एविडेंस ही नहीं है। हम जानते हैं कि सलमान खान ने वो लोगों को चल दिया, लेकिन कभी हुआ नहीं, एविडेंस अब आता है कि नहीं सलमान तो चला ही नहीं, गाड़ी में ही नहीं थी। हिरन को मारा तो पता नहीं, हिरन को कोई और मार दिया, नहीं मारा। तो लॉजिक क्या है, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं लेकिन एविडेंस होता ही नहीं है। तो कुछ वैसा ही चीज जो है चाइना गेम खेलता है, दिमाग में रखिएगा बस, बाकी और इससे ज्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना है। नेक्स्ट है करेंसी एक्सचेंज रेट, दिख पा रहा है? मैं चाहूंगा इसको जरूर ध्यान से देखें, 30-30 सेकंड में काम हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं एक बार बस बताऊंगा, बता दिया था मैंने, याद करो, बस लास्ट बार बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या सब अलर्ट हो?
जिंदा हो तो सर प्रमाण दो, या सुनो। तो सर पहला चीज करेंसी एक्सचेंज रेट में क्या ध्यान रखना, देखो पहले फर्स्ट, अगर मैंने बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग डॉलर हो गया तो पैसा अपने आप क्या हो गया, कमजोर। आपको एक ही पे, अब कुछ लोग रटेंगे ऐसे, पैसा कमजोर डॉलर स्ट्रॉन्ग, पैसा कमजोर। अरे भाई साहब एक चीज समझना है क्या, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ यानी कि डॉलर की पहले एक कीमत 60 रुपए थी, अब हो गई 80। डॉलर 1:60, अब क्या हो गया 80। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा देखना, इंडियन एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि जितना बाहर भेजेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। अरे हाँ है ना, इस पे हैप्पी स्माइली दिख रहा है आपको, अरे हाँ है ना। तो मैंने बोला था एक ही याद रखना, बाकी उल्टा कर देना। तो इंपोर्टर क्या हो जाएगा, सैड स्माइल, मेरे को आयात करते वक्त ज्यादा जत्थे में पैसा देना होगा, क्योंकि जब वो इंपोर्ट करेगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा, अब अगर उसी का उल्टा कर लो, अब स्ट्रॉन्गर हो गया रुपया तो डॉलर क्या हो गया, वीक। तो जब हो गया तो एक याद रखना भाई, यहाँ पे एक्सपोर्टर के लिए क्या होगा, नुकसान। क्या मेरे पास समझ, इसको प्लीज लिख के रख लेना, यानी कि अगर वीक डॉलर हुआ तो यहाँ पे सैड स्माइली, मतलब एक्सपोर्टर ज्यादा करना नहीं चाहेगा क्योंकि भाई इसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन सर इंपोर्टर के लिए मजे ही मजे हो जाएंगे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा, खुद घुमाएगा फिरेगा आपको। इसीलिए ये बस इतना जो है प्लीज दिमाग में रखिएगा, बड़े आसान तरीके से इसमें किया गया है, इससे ज्यादा इजी नहीं करा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर से मैं लास्ट बार पूछ रहा हूं इसको हटाकर, अगर डॉलर स्ट्रांग है तो एक्सपोर्टर को फायदा के नुकसान, एक्सपोर्टर क्या होगा, प्रभु इसलिए बोल रहा हूं एक बार आराम से थोड़ा सा अलर्ट रह लो, ऐसे ऐसे याद रखो, स्ट्रांग डॉलर एक्सपोर्टर भी स्ट्रांग, समझ में आ रहा है, बस ऐसा ही समझ में आ रहा है, अरे है ना। और अगर नहीं याद रहे तो बस याद कर ही लेना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में आ रहा है। नहीं तो उसके पास बहुत सारा याद करने का टेक्निक है, पता है ना, जब जब याद नहीं हो गर्म कॉफी मुंह पे डाल लेना है, बड़ा वाला इंजेक्शन घोड़ा वाला लेना है, 2-3 बार मार लेना है, समझ में, याद होगा ही होगा, कहां जाएगा भाई, ये करना मत, लेकिन देख लो। तो लॉजिक क्या है कि सर डॉलर स्ट्रांग है, ऐसे ही देखो, मैं अगर मुझे याद रखना होता तो मैं कैसे याद रखूंगा, तो सिंपल देखो, डॉलर अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो डॉलर स्ट्रांग है तो ऐसे याद रखो, डीएस याद रहे तो ठीक है, इतना लंबा भी क्या है, मतलब उतना कहेंगे। डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो इसमें ई रख लो, तो डॉलर स्ट्रांग एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। और नहीं याद रहे तो उसके बाद एक इसको याद रखोगे तो ऑटोमेटिक बाकी सब जो है कवर हो जाएगा, सबको याद रखोगे तो इसमें कवर अप नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन जाहिर सी बात है। जैसे कभी कभी केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे एरोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया, कभी कभी ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंस है कि नहीं है, कभी कभी ये याद नहीं होता कि सेल वाल एनिमल सेल में था कि नहीं, कब उधर होता, समझ में आ रहा है, आसान रहता है, लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा कि कहां गया, सेल वाल प्लांट सेल में मिलेगा, उधर से मिलेगा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे रबी सीजन, खरीफ सीजन, ये सब ऐसे है कि कभी कभी कंफ्यूजन होता रहता है हमेशा। हम आपसे 2 दिन बाद पूछेंगे फिर रवि 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 है, आप समझ पा रहे हैं। इसलिए कुछ चीजों का आसान टेक्निक आपको खुद से कनेक्ट कर लेना पड़ता है, तो चीजें आसान हो जाती है, समझ में आ रहा है। नाम रख दो कुछ दिन तक, जैसे नहीं याद हो रहा है कुछ भी, तो राम खिलावन अपने दोस्त का नाम सेव कर लो, हरकुलस नाम से सेव कर लो, कुछ भी नाम से सेव, ऐसे फिलोसफर लोगों का नाम ऐसे ही याद रखा जाता है। खैर, तो पहला बात मैंने जो बताया आपको सिंपल याद रखिएगा, करेंसी एक्सचेंज, और करेंसी एक्सचेंज में इंपोर्टर को फायदा तब होता है, फिर से मेरे शब्द को सुनना, एक्सपोर्टर को फायदा कब होगा, जब डॉलर स्ट्रांग के भी स्ट्रांग, डॉलर स्ट्रांग एक्सपोर्टर को फायदा, बस सिर्फ ये लाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, डॉलर स्ट्रांग एक्सपोर्टर को फायदा, दैट्स इट। अब नीचे आते हैं, इसमें कुछ थ्योरी है जो आपको दिखेगा, मैं चाहता हूं 20 सेकंड, ये बता दिया था आपको, लेकिन फ्री में एक बार और बता दे रहा हूं ताकि इसको मुझे निपटाना है यार, किसी भी तरीके से निपटाना है। तो मैंने बोला था आपको कि महाभारत की कहानी भी सुनाया था, और इन्होंने कुछ कुछ चीजें बोला था कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, बाजार तय करे क्या है, इनका नाम क्या है, अरे धृतराष्ट्र। महाभारत देखे ना आप लोग, तो महाभारत में बोलिए ये कहानी मैंने सुना दिया था आपको, याद है कहानी ना, तो मैं कहानी पूरा नहीं सुनाऊंगा, बस आप 3 चीज समझो ध्यान से। 3 तरीके से डिसाइड किया जाता है कि मार्केट में एक्सचेंज रेट कैसे चलेगा। किसने बोला, किसको तो समझ आ रहा है, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ जल्दी खड़ा करना, हाथ खड़ा करने इसलिए हाथ खड़ा करोगे तो कंफर्ट जोन में चल जाओगे, उसके बाद नींद लगेगा, थोड़ा ऐसे करोगे, उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद याद नहीं लगेगा, स्वप्न लोक में, समझ में आ रहा है, फिर पढ़िया ही पढ़िया। इधर देखिए, तो पहला चीज 3 तरीके का सिस्टम है। फर्स्ट एक है फिक्स्ड सिस्टम, बताता हूं क्या है। फिक्स में सिंपल है कि इसमें जो है बाजार में जो क्या है उसका भाव, करेंसी एक्सचेंज रेट, कि भैया बाजार में जो भाव है उस हिसाब से अपने आप चलते रहता है। पहले समझ, जैसे हमने बोल दिया कि $1 का वैल्यू अगर इतना है तो उतना उस हिसाब से चल रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि डर्टी फ्लोट या मैनेज फ्लोट, इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो है आग लगेगा तभी मैं जो है दखल अंदाजी करूंगा, ध्यान से समझ, ये आरबीआई बोल रहे हैं, शक्ति चाचा बोल रहे हैं।
तो शक्तिकांत दास बोल रहे हैं कि हम मार्केट में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब मार्केट में आग लगे। और आग कब लग सकता है? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या डॉलर की वैल्यू इस तरीके के बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तभी, अन्यथा नहीं। और तीसरा ये बोल रहा है भाई हमको कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में कभी कभी अरे कुछ चीजों का रेट अपने आप मार्केट तय कर लेती है। समझ में आ रहा है? जैसे प्याज कम है, डिमांड ज्यादा बढ़ गया, रेट अपने आप हो गया। अरे है ना, उसमें ना आरबीआई ने कुछ बोला, आरबीआई ने थोड़ी छिलका छिलके देंगे तो ज्यादा, कुछ नहीं बोला। सिंपल किसी चीज का प्राइस मार्केट ही कभी कभी तय कर देती है कि क्या होगा। अरे है ना, और वो कोई और तय नहीं करता है। तो सर एक हो गया फिक्स्ड। अब इसमें अगर देखोगे, फिक्स मतलब सेंट्रल बैंक ने या आरबीआई, सेंट्रल बैंक में तो समझ पा रहे हैं, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होगा, उसने डिसाइड किया कि ये प्राइस डॉलर का इतना ही होगा, तो बस वो फिक्स हो गया। दूसरा प्रोसेस, मार्केट डिसाइड करेगा और तभी जाकर सेंट्रल बैंक उसमें हस्तक्षेप करेगा जब आग लगाओ मार्केट में। और तीसरा है कुछ नहीं, सिंपल मार्केट डिसाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज है, ध्यान से देखिए, पहला चीज हु डिसाइड, सेंट्रल बैंक फिक्स में, उसके बाद यहाँ वो करेगा जब जरूरत होगा तब, उसके बाद मार्केट। अगर रुपया बहुत स्ट्रांग हो गया, जरा बताना, रुपया क्या हो गया है? स्ट्रांग। तो सर यहाँ पे डॉलर एक का वैल्यू 60 था, अब डॉलर एक का वैल्यू हो गया है 40। तो रुपया स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? स्ट्रांग हुआ। तो सर क्या समझ पा रहे हैं, स्ट्रांग और वीक? डॉलर एक का वैल्यू पहले 60 था, डॉलर एक का वैल्यू अब 40 हो गया, तो वीक कौन हुआ? डॉलर हुआ। बुझा रहा है ना? अरे भैया समझना, बोल सही रहे हो, समझो, क्योंकि कोई कंफ्यूजन लगता है। अब रात में सोइएगा नहीं, एग्जाम दे जाइएगा, तो कभी कभी कुछ भी समझ में आने लगता है, समझ में आ रहे, इधर तो उधर आएगा, और उसमें आपका मन खुश होता है, वाह क्या लॉजिक लगा रहा है तुम्हारा दिमाग, गजब का लॉजिक है, समझ ना? इधर का आ रहा हो तो उधर, सेंटर ऑफ मास को लेकर रोटेशन में, रोटेशन से फिर चल गया उधर, फंडामेंट पता नहीं कहां जाके उसको बंदर का पूछ नीचे, पुली ऊपर चला गया। ये जो कांड है ध्यान से समझिएगा। देखो ऐसे, अरे भैया $1 का वैल्यू है 60 रुपया, ठीक, अब हो गया $1 का वैल्यू हो गया 40। तो डॉलर का वैल्यू पहले 60 था, अब 40, तो डॉलर का वैल्यू घटा कि बढ़ा? घटा, क्योंकि $1 के बदले 60 रुपया देना था, और अब $1 के बदले हमारा वैल्यू अब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, क्योंकि अब हम बराबर आ रहे हैं। इसीलिए कभी कभी आपको समझ में नहीं आया तो याद रखिएगा, सिंपल, डॉलर स्ट्रांग तब होगा जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए। जैसे डॉलर की वैल्यू पहले 60 थी, अब हो गई 80, तो कितना हो गया? स्ट्रांग हो गया डॉलर। और डॉलर की वैल्यू 60 थी, अब 40 हो गया, तो क्या हो गया? वीक हो गया। इधर आना, तो मैं यहां बोल रहा हूं रुपया स्ट्रेंथ हुआ, यानी कि डॉलर क्या हो गया? वीक। तो डॉलर वीक हो गया तो दो चीज को बोलते हैं, ये जो फिक्स वाले में रिवैल्यूएशन बोलते हैं, और बाकी हर जगह, दोनों जगह एप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि इधर फिर बोल रहा हूं, डॉलर वीक, सेंट्रल बैंक जब फिक्स वाले में बात करें तो क्या करेगा? रिवैल्यूएशन करेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बाकी दोनों जगह को एप्रिसिएशन बोलेंगे। पॉइंट नंबर 3 प्लीज समझना, अगर रुपया कमजोर हो गया, रुपया क्या हो गया? कमजोर, इसका उल्टा समझ लो, तो इसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन, और इन दोनों को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्या समझ में आ रहा है? जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन तो ऐसे भी ऑटोमेटिक होता है कि कोई आदमी बाइक खरीद के लाया, पिछले 20 साल से भले ही ना चलाया हो, लेकिन क्या उसको वही प्राइस मिलेगा या उससे कम मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएटिंग वैल्यू तो हो ही रहा है उसका। अरे है ना? तो सर एक ही याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं लास्ट बार, 3 तरीके का मार्केट डिसाइड होता है, एक मेरे साथ रिपीट करना, पहला फिक्स्ड, दूसरा चलिए बोलो, दूसरा कौन डिसाइड करेगा? जो इसको मैनेज फ्लोट बोलते हैं, कि मार्केट में ऊपर नीचे होता है, आरबीआई तभी आएगा उसमें जब मार्केट में कुछ आग लगाओ। और तीसरा होता है लेट द मार्केट डिसाइड, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मार्केट जो तय करे। समझ में आ रहा है? और जब रुपया स्ट्रेंथ हो जाए तो उसको रिवैल्यूएशंस बोलते हैं, इसे इसको ग्रीन कलर में लिखा है। और जब रुपया कमजोर हो जाए पिंक में, तो सर उसको डिवैल्यूएशंस और डिप्रिसिएशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? डिप्रिसिएशन कब बोलेंगे? 2 चीजों में, जब मैनेज फ्लोट और फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल चीजों की बात हो तब। समझ में आ रहा है? क्या ईमानदारी से सुन पा रहे हो? प्लीज अलर्ट रहो, प्लीज अलर्ट रहो। और नीचे आओ, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है? तो पहले आरबीआई डज नॉट हैव इनफ फॉरेक्स, डिफिकल्ट टू रन दिस। अगर इसमें मान लो फिक्स वाले में आरबीआई के पास अगर नहीं है पैसा, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो फिक्स चीजों में वो ज्यादा कुछ चेंज कर ही नहीं पाएगा। अरे भाई फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है कि रिजिडिटी ज्यादा अच्छा होता है? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं बोलूं आपको कि आप सुबह में उठ जाते हैं बहुत जल्दी, फिर सुबह उठ के आप खाना खा लेते हैं, फिर पढ़ भी लेते हैं, फिर खेल भी लेते हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कुछ लोग कंफर्ट जोन में होते हैं, उनको उठाने में 4-5 को बांस लगेगा, आप समझ पा रहे हैं, उसके बाद फिर उठाकर उनको उठाना पड़ेगा।
फिर बोले खाना खा ला, फिर बबुआ 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटे के बाद मोबाइल से उठेंगे फिर खाना खाएंगे। मतलब कोई आदमी कभी कभी देखे ना, कोई नया काम करना होता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, और कुछ आदमी नया काम खटाक से ट्राई कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में इस एज में तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपको मैं बोलूं कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, तो आप आधा घंटा सोचिएगा, फिर खांस लीजिएगा 4-5 बार, फिर लेकर आओ आप खेल के तुम आप समझ पाए, अरे है ना, तो लॉजिक क्या है। लेकिन जब यंग है आप, उसमें फुटबॉल चल, क्रिकेट खेले चल, कहां चलना चल, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको एक एज मिलता है। तो लॉजिक क्या है, मार्केट जितना फ्लेक्सिबल रहता है उतना ही बेहतर होता है, ध्यान से समझो। तो ये चैलेंजेस हमारे पे क्या है, फिक्स है चूंकि, और हमारे पास पैसा भी नहीं बचा है। जैसे आपका सैलरी फिक्स है 30,000, किसी महीने में खर्चा ज्यादा होगा, क्या करिएगा। लेकिन बिजनेस है, उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी 1 लाख होगा, कभी 1 रुपया भी नहीं होगा, कभी 10,000 होगा, कभी 20,000, अरे है ना। तो सर जब फिक्स रहता है तो उस समय आपको आरबीआई के पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसको मैनेज करना, डजंट हैव इनफ की मैनेज। तो दूसरा पॉइंट, उसके बाद बाकी हर जगह पे ये दोनों में सिंपल सा बात है, मुद्रा सट्टेबाजी, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, फ्लेक्सिबल है। अरे क्या समझ में आ रहा है? जैसे आपको पिज्जा खाने का मन है और सैलरी 30,000 और ये भी है कि बाप को लग रहा है कि फीस भी देना है, तो पिज्जा को मार देगा, बाप बोलेगा पिज्जा छोड़, नमक रोटी पे काम चला देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर उसको ये आइडिया लग जाए कि कोई बात नहीं, इस महीने मेरा 30,000 है, लेकिन अगले महीने मेरा जो बिजनेस है उसमें से प्रॉफिट 50,000 आएगा, तो खा सकता है पिज्जा। अरे है ना। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा कि सर जब फिक्स रहे तो आरबीआई को टस्ट जो है उसको डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, बाकी दोनों में आसान है। लास्ट बार इस टॉपिक को खत्म करना हूं। 3 तरीके से मार्केट चलता है, पहला फिक्स्ड और पेड, जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? इंडिया में सेंट्रल बैंक मतलब कौन, आरबीआई, क्लियर। दूसरा एक है आपका मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट, इसके अंदर आरबीआई सिर्फ तभी आएगा जब कुछ बहुत ज्यादा चेंज हुआ हो, क्या याद है ये लाट है। तीसरा एक है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में या फ्लोटिंग, लेट द मार्केट डिसाइड, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं इसके जस्ट नीचे, देखिए 2015 में सीडीएस में क्वेश्चन डाल दिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिर्फ यूपीएससी का है, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है सेम क्वेश्चन, उसका पैटर्न सेम रहता है। मैंने बार बार बोला है, यूपीएससी का पिछले साल से अभी तक एक ही पैटर्न है। पिछले साल क्या, जीवन भर से बाल की खाल यूपीएससी नहीं निकालता है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, वो सीधा थ्रू आउट पूछता है, कट टू कट, चाहे आप एनडीए का पेपर, चाहे सीडीएस, चाहे सीएपीएफ, चाहे तो कट टू कट चाहिए, बात खत्म है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल मतलब कौन, मार्केट का तीसरा टाइप। अब उसमें क्या पूछा है, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, कौन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है, अभी तो पढ़े थे, तो कौन हो गया, मार्केट खुद ही डिसाइड करता है, कि कभी बताया था मैं कुछ नहीं देखूंगा, मार्केट डिसाइड करेगा। अब ये क्वेश्चन इतना आसान अगर नहीं बनाओगे तो फिर क्या ही करोगे। नेक्स्ट, अब ये फिक्स सिस्टम का ये है, मैंने श्रीलंका के बारे में भी आपको बता दिया था। श्रीलंका में क्या हुआ था, $1 का वैल्यू 300 350 से ज्यादा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या बोली, हम 200 रुपए फिक्स रखेंगे, यानी कि फिक्स सिस्टम, पहला वाला क्या कर दिया, फिक्स। मतलब मार्केट में क्या चला जाएगा मतलब नहीं है, लेकिन हम किसी को भी $1 के बदले कितना देंगे, 200। इसलिए क्या बोल रहा है, मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा लेकिन मैं डॉलर किसी को दूंगा नहीं। ध्यान से समझो, क्यों, क्योंकि भाई 350 मार्केट में क्या है, जमीन में गाड़ दूंगा डॉलर, लेकिन ये 200 भाव पे नहीं बेचूंगा, मुझे तो कम से कम 350 चाहिए। तो कोई आदमी पागल तो थोड़ी नहीं करता है कि मार्केट में 350 मिल रहा है और 200 में देता फिर करे, है ना। ये बेचारा मिट्टी में गाड़ दिया। श्रीलंका का सेंट्रल बैंक फ्लेक्सिबल मार्केट रखता तो क्राइसिस में जाता ही नहीं, लेकिन उसने क्या कर दिया, फिक्स। और मैंने क्या बोला, जब फिक्स रहेगा और आप बस फॉरेक्स रिजर्व भी ना रहे तो मैनेज डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे थोड़ा पहले तो बताया, तो सर सेम चीज श्रीलंका के साथ हुआ, यही कांड हुआ। अब कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, ब्लैक मार्केट वाले, दलाल टाइप। तो दलाल तो हर जगह है, कहां दलाल नहीं है, बिना दलाल के काम थोड़ी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो डीटीओ बाद में ढूंढते हैं, पहले दलाल ढूंढते हैं। समझता नहीं, कितने लोग का होगा, जो बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि चलो पूरा फेयर प्रोसेस हो जाएंगे। कहाँ वो टाइप किया दलाल भाई, कितना 5,000 में घर पहुंचा दे, हो गया, दलाल को दिए, काम खत्म। क्या मेरा समझ, लॉजिक क्या है, ये भाई दलाली टाइप है। और ये दलाल टाइप क्या करता है, ये क्या करता है, पैसा को इधर उधर करता है। जैसे ये तो क्या है, इलीगल है, लेकिन वेस्टर्न यूनियन ऑथराइज्ड और लीगल है। जैसे आप नेपाल बॉर्डर पे गए तो नेपाल बॉर्डर पे गए तो पैसा जो है एक्सचेंज कर दिया गया कि चलो ठीक है, इतना पैसा है, इसका इतना नेपाली का इतना वैल्यू है, इतना हुआ, तो उसी तरह से वेस्टर्न यूनियन कन्वर्ट कर। लेकिन ना वेस्टर्न यूनियन के पास श्रीलंका में था पैसा, ना श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास था, और डॉलर का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ गया और इसमें कुछ हुआ नहीं। तो लॉजिक यही है,
कौन सा सिस्टम है ये? फिक्स्ड और पेड सिस्टम। इसलिए जब डॉलर का वैल्यू फिक्स कर दिया जाता है तो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए इंडिया कभी भी आज तक नहीं बोला कि डॉलर का वैल्यू मेरा 70 ही रहेगा। क्या होता है, डॉलर का वैल्यू इंडिया में चेंज होते रहता है, हर दिन हर समय चेंज होता है। एक डॉलर का 79, एक 79.8, 77.2। तो मार्केट फ्लेक्सिबल है कि फिक्स है? फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल मार्केट सर्वाइव करता है। समझ में आया? याद रखिएगा, नहीं तो जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, अब मैनेज फ्लोट सिस्टम में मैं ये पढ़ने नहीं बैठूंगा, जो बताया वही है, बस सिंपल याद रखिएगा। एक इसमें शब्द है करेंसी वार 2018। मैं चाहता हूं 30 सेकंड के लिए इसको जरूर देखें। मैंने पढ़वाया था आपको, लेकिन 30 सेकंड के लिए क्विक देखें, बहुत बेहतरीन चीज है ये, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर एक बार अगर ये देख लिया ना तो चीजें आसान हो जाएंगी और उसके बाद बहुत बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। तो पहला है, करेंसी वार में चाइना क्या करता है मैनिपुलेट, वही उसी का पूरा कहानी जो मैंने आपको बताया। ये आपको याद नहीं रहेगा या रहे कोई मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा चाइना क्या करता है। यूपीएससी से कोई पूछेगा जो ऑफिशियली एक्सेप्टेबल, अनऑफिशियली यूपीएससी कभी नहीं पूछता। जैसे ये नहीं पूछेगा कि नीतीश चाचा जो है बीजेपी में रहेंगे कि फिर किसका रहेंगे, समझ। ये यूपीएससी का काम नहीं है। यूपीएससी का काम कुछ अलग है। वो अपना सीधा सा भैया पूछता है आईएएस बनना, आईएएस बनिए, आईएएस बनने के बाद राजनीति करिएगा, उससे पहले राजनीति मत करिए। तो करेंसी वार में दिख रहा है क्या लिखा है, 2005 में चाइनीज अथॉरिटी अनाउंस्ड दे डोंट मैनिपुलेट और कंट्रोल युआन एक्सचेंज रेट, दे ओनली इंटरवीन इफ युआन एक्सचेंज रेट वेरीज मोर देन दिस % फ्रॉम प्रीवियस। क्योंकि चाइना पे बैन लगाना शुरू किया, इसलिए चाइना धीरे धीरे अपने औकात में। यहां जरा ध्यान से देखना, डोनाल्ड ट्रंप जब आया था तो 2018 में एक कांड हुआ। और 2018 में क्या कांड हुआ, यूएसए ने चाइना को बोला कि सर ये जानबूझकर जो है युआन को कमजोर कर ले रहा है। ये मतलब चाइना वाला, चाइना का करेंसी क्या, युआन या रेनमिनबी बोलते हैं। तो चाइना के करेंसी ने जानबूझकर अपना वैल्यू और गिरा दिया, अपना और वैल्यू गिरा दिया। मतलब $1 का वैल्यू पहले चाइना का 60 था तो अभी 80 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर गिरा दिया ताकि क्या होगा, उससे चाइनीज प्रोडक्ट मोर चीपर हो जाएगा, सस्ता पूरे वर्ल्ड में। और जब चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो सारा लोग और क्या करेंगे, वहां से मंगा लेंगे। कुछ बुझा रहा है? तो इसने दूसरे तरह से गेम खेला। इसने ऐसे गेम नहीं खेला कि हमारे एक्सपोर्टर को फायदा है नुकसान। इसने लोकल करेंसी के वैल्यू को क्या किया, कम। और जब वैल्यू कम कर लिया तो सर पूरे वर्ल्ड में उसका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, और सस्ता होने के बाद सारा लोग चाइना से मंगा लिए सामान। इसलिए ट्रम्प बोला कि हरामखोर ये जो है सी जिनपिंग, आप समझ पा रहे हैं, ये जो है ये खाता चिड़ा उड़ा है लेकिन बहुत दिमाग लगाता है। देखिए इधर, तो सर ट्रम्प एक्यूज रशिया एंड जापान ऑफ प्लेइंग सिमिलर करेंसी वार। उन्होंने भी जानबूझ के बोला कि ये दोनों लोग ऐसा ही करते हैं। किसपे? रशिया पे और जापान पे। तो जानबूझकर किया गया। तो चीन पर अपनी मुद्रा जानबूझकर कमजोर रखने का आरोप ये लगता जाता है, और सलमान खान पे आरोप लगते जाते हैं, और अंतिम में आते हैं तो क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि चाइना पे भी आरोप लगता है। चाइना पे जैसे आता तो चाइना कहता है आके देखिए मेरा हाल, और अचानक से फिर मार्केट में उस तरीके से दिखाता है कि कुछ नहीं। तो ये कहानी है पूरा। तो मुझे बताइए चाइना जानबूझ के ऐसा क्यों करता है, ताकि ग्लोबल मार्केट में उसका प्रोडक्ट सस्ता हो जाए और लोग उसी से ले लें। और एक कहावत भी तो है, चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता होता है। अरे नहीं कहावत है, दूसरा कहावत ये है कि टिकता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ये भी है कि चाइनीज माल टिकता नहीं है बट सस्ता भी तो है। सर सबको मोबाइल का लत चाइना नहीं लगाया। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे तो चाइना में ऐसे ही आता था 12 भरोगे स्पीकर वाला फोन, आप समझ पा रहे, यहाँ बजाया तो पूरा टोला में सुनाई देता है, आप समझ पा रहे, वो पता चल जाता कि मंगलवा के दामाद है, आप समझ पा रहे, ये लॉजिक रहता था कि भाई पता चल जाता था कि वही बजा रहा होगा, रेडियो लेके ऐसे जा रहा है और इस तरीके। तो बस थोड़ा दिमाग में रखना है कि भैया, तो दिमाग में क्या रखना है कि सर ये पूरा का पूरा चाइना में क्या लिखा, व्हाई यू नॉट स्टॉपिंग युआन फ्रॉम लीविंग, ये उसी की कहानी है। आपसे बस नियम ये दिमाग में रखिएगा कि करेंसी एक्सचेंज रेट में जो मैनिपुलेशन होता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। नेक्स्ट है सॉफ्ट वर्सेस हार्ड करेंसी। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सॉफ्ट वर्सेस हार्ड करेंसी में एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगी। जिसका मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो उसको हार्ड करेंसी बोलेंगे, समझ में आ रहा है? और जिसका मार्केट में वैल्यू कम हो, जैसे युगांडा का, अब भैया जैसे यूरो है या डॉलर है, अगर आप किसी को देते हो तो डॉलर का ज्यादा वैल्यूएशन है कि युगांडा का ज्यादा, डॉलर का। अब जैसे आप मैं बोलो कि आपको जमशेद जी टाटा ने दिए पैसे या रतन टाटा ने दिए कि ये ले तू रख, आगे आने वाले 50 साल बाद तू मेरे से ले लो ये बॉन्ड के बदले पैसा, ठीक। और एक कोई राम खिलौन यादव आपको दिए, तो सर किसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा? तो कहने की बात ही नहीं है। तो सिंपल याद रखिएगा, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड में हार्ड उसको बोलते हैं मोर स्टेबल है, वो उसकी ज्यादा इज्जत है, भाई की ज्यादा इज्जत है। मेरी बात समझ में आ रही है? और सॉफ्ट में क्या है, हाँ है लेकिन उसकी उतनी रिलायबिलिटी नहीं। क्या क्लियर है? इससे ज्यादा दिमाग में लगे। इसलिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मुखिया कोई और होगा लेकिन बलशाली क्या है, कोई और है। समझ में आ रहा है कि भाई उसी का काम चलता है, इसलिए कुछ वैसा ही है।
समझ में आया? याद रहेगा? तो हार्ड करेंसी में क्या याद रखना है? हार्ड करेंसी में बताना जरा, जब हार्ड करेंसी रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा उसमें आपको अगर देखेंगे तो वोलेटिलिटी जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे वोलेटाइल क्या होता है? जो चेंज होता रहे, जैसे केमिस्ट्री, अब मैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स आपको पूरे यहाँ कहीं पढ़ा दूंगा, मुझे इंटरेस्ट बहुत है लेकिन अब आईएएस पढ़ा रहा हूँ। तो लॉजिक क्या है कि सर वोलेटाइल कम होगा, तो आपको याद रखना है स्टेबल ज्यादा तो वोलेटाइल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा, उसी के ऊपर यहाँ सॉफ्ट करेंसी का हाई वोलेटिलिटी होगा, लेस स्टेबिलिटी होगा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब सिमिलरली नीचे आइए, अब डॉलर का क्या होगा? हार्ड करेंसी होगा कि सॉफ्ट करेंसी होगा? हार्ड करेंसी। तो डॉलर इज ए हार्ड करेंसी। पाउंड, यूरो इनकी वैल्यू ज्यादा है, डेवलप कंट्रीज की वैल्यू ज्यादा। इधर आ जाइए तो जो सोच सकते हैं सोच लीजिए, जैसे अफ्रीका का कंट्री, अब मोरक्को का भैया लेकिन मोरक्को कोई वैल्यू भी नहीं जानता है कि क्या है क्या नहीं। समझ में आया? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अचानक से बम फूटा था ये 2022 में, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और सब लोग उसके बाद जो है बहुत तेजी में आ गए। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि सॉफ्ट करेंसी को क्या क्या अफेक्ट करते हैं। चारों चीज मैंने बता दिया था लेकिन फिर मैं एक बार और बता देता हूँ। सॉफ्ट करेंसी को चार चीज, पहला है इनकम ऑफ कस्टमर, ध्यान से समझना। अब कस्टमर का इनकम कैसा है इस बात पे भी तो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। दूसरा, अब मान लो डिमांड वर्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। तीसरा है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज और चौथा है स्पेकुलेशंस। ये चारों का यहाँ डायग्राम दिया मैं एक बार में बता देता हूँ, ध्यान से समझ लो। पहला है क्या? इनकम ऑफ कस्टमर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब करण जौहर दिख रहा है आपको? अब मैंने बोला करण जौहर अगर बहुत ज्यादा कमा रहा है तो बोला कि भारत का नहीं पहनेगा, हम अमेरिका का चश्मा पहनेगा, लेंस कार्ड का नहीं पहनेगा। मेरी बात समझ, अलग बात है कि लेंस कार्ड का प्रचार कर रहा है, ध्यान से समझिए। तो जब कोई चीज बाहर से और ज्यादा आप इंपोर्ट करिएगा तो हमारे लिए वो नुकसानदेह बात है क्योंकि हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। अरे है ना? तो सर कस्टमर के इनकम पर भी तो डिपेंड करता है कि हमारा नुकसान और फायदा कितना हो। यस और नो? अरे है ना? दूसरा, अब इधर जो है डिमांड वर्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। तो डिमांड वर्सेस सप्लाई में क्या है? सिंपल याद रखना, मैंने बोला था कि फ्लिपकार्ट कंपनी इंडियन है लेकिन फ्लिपकार्ट के खरीदने में वॉलमार्ट ने खरीद लिया उसका शेयर 80%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब वॉलमार्ट उसको रेगुलेट करेगा ज्यादा कि फ्लिपकार्ट करेगा? वॉलमार्ट अपने हिसाब से करेगा, हाँ है ना? तो सर ये जो है डिमांड वर्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स का होता है कि जब वॉलमार्ट अब यहाँ ले आएगा तो फॉरेक्स जब कितना का नहीं है उस हिसाब से लोग सामान खरीदेंगे। अब फ्लिपकार्ट पे क्या है, इधर ध्यान से समझो। अभी एक नया चीज है, लोगों में ट्रेंड क्या दिखा है कि लोग अब धीरे धीरे चाहते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज्यादा मिले। समझ में आ रहा है? भले ही प्रोडक्ट अमेरिका का हो लेकिन उस पर अगर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है तो ले लेगा आदमी। जो अभी एक मुहिम अच्छी बात है कि कम से कम मेड इन इंडिया आप सोच रहे हैं, दैट्स मतलब वेरी ग्रेट थिंग। पॉइंट इज कि सर सॉफ्ट करेंसी फिर इससे डिसाइड होगा क्योंकि क्या होगा यहाँ पे रूपी गेटिंग स्ट्रॉन्गर, रूपी गेटिंग वीकर, उससे सर डिपेंड करेगा कि लोग कैसे। अब जैसे यहाँ क्या है, आई वांट टू एफडीआई इनटू फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ने बोला। दूसरा, नीड टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, अब इसको भाई अगर बाहर से मंगाना है तेल मुकेश अंबानी को। तीसरा है वांट टू गो टू कनाडा फॉर स्टडी, जो है जॉब और या फिर पढ़ने के लिए। तो लॉजिक दिमाग में रखिएगा कि आपका निर्धारण तय होता है कैसे डिमांड कैसा सप्लाई है फॉरेक्स का। जैसे बहुत लोग अमेरिका जाके पढ़ना चाहेंगे मान लीजिए, ठीक है, अब पढ़ना चाहेंगे तो उसमें क्या डिपेंड करते हैं, उसके इनकम क्या है। अब इनकम अगर 10 रुपया है और बोलिएगा पापा से कि पापा हमको लंबरगिनी दिला दीजिए, तो पापा दिला सकते हैं, प्लास्टिक वाला लंबरगिनी तो आता ही है। तो इसमें ऐसा थोड़ी कि बाप तो बाप होता है, बाप तो आपको दिलाएगा ही, है ना? तो जैसा भी दिलाएगा। और तीसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। इस मतलब क्या है कि अमेरिका से लोन लूंगा और हिंदुस्तानियों को दूंगा। मतलब आपने अमेरिका दूसरे किसी से कर्जा लिया और वो कर्जा आपने किसी और को दे दिया। अरे ये भी तो बिजनेस चलता है। जैसे अच्छा आप लोग OLX सुने ही होंगे, OLX सबसे पहले आया था। OLX जब वो होता था OLX पे बेच दे, सब लोग बेच दे, इसको भी बेच दे। अब सर OLX पे जो है बेचने का सिस्टम खूब चलता था, तो लोग क्या करने लगा पता है, OLX पे फिर खरीदने का सिस्टम शुरुआत हुआ। भाई बेचेगा तो किसी न किसी को तो बेचेगा ना, जाहिर सी बात है। वो क्या कर रहा था, उससे खरीद के स्टॉक मांगा। कोई आदमी बाइक बेचने वाला, उससे बाइक खरीद के रख लिया और ये बाइक को फिर OLX पे किसी और को बेच दिया। तो 60,000 में मंगाया, 80,000 में बेच दिया। मुनाफा क्या होगा, 20,000। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है, ये लोन वाला। कुछ लोग लोन लेते हैं लोन देने के लिए और फिर उसमें मुनाफा कमाते हैं। चौथा है लास्ट, स्पेकुलेशन। कुछ लोग को आइडिया रहता है कि इसके बाद से कुछ समय बाद मार्केट में इसका वैल्यू 50 है, वो 80 हो जाएगा। कुछ लोग अनुमान लगा लेते हैं ठीक ठाक और उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो डिपेंड उस पर भी करता है कि जैसे सोचते हैं कि आज वैल्यू कम, भले देखिए बैठ के सोच रहे हैं और बैठ के कहां सोच रहा है, डॉलर पे। क्या समझ पा रहे हैं? और सोच रहे हैं कि डॉलर के वैल्यू 40, 50, 60, 80 हो जाएगा, हम अभी रख लेते हैं। तो आपका जो हार्ड करेंसी या सॉफ्ट करेंसी कितनी चीजों से डिसाइड होता है? 4। पहला सबसे फर्स्ट इनकम। दूसरा क्या, मार्केट का सप्लाई और डिमांड कैसा है। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज से।
और फोर्थ क्या है, स्पेकुलेशन से, कि हमको पता है कि आने वाले समय में प्राइस भागेगा तो मैं उसको प्रॉफिट कमाऊंगा। अरे कुछ बुझा रहे, कुछ लोग इसीलिए तो शेयर खरीद के रखे हुए हैं। जैसे पेटीएम का शेयर अभी बहुत डाउन आ गया, समझ में आ रही है। अब जो समझदार आदमी है वो पेटीएम का शेयर अभी खरीद के रख लेगा, कि पहले एक पेटीएम का शेयर मान लो मिलता था 100 रुपए में, अब पेटीएम का शेयर मान लो 20 रुपए मिल रहा है, लेके रख लिया उसने। अब 1000 शेयर अगर खरीद के रख लिया उसने, और कल को पेटीएम का दाम फिर 80 गया तो मालामाल हो जाएगा, है ना। तो लॉजिक यही है कि इसको स्पेकुलेशन को समझना भी तो है, लेकिन दूसरा पहलू भी होता है, क्या पता अभी 20 रुपया उसका 1 रुपया हो गया, समझ पा रहे हैं। तो उसमें भी तो है, तो दोनों है। तो लाइफ में रिस्क है तो रिस्क है, बात खत्म, है ना। तो रिस्क लो, और सर शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क आइडिया हो, जैसे कुछ लोग का स्टेबिलिटी ज्यादा हो, जैसे टाटा का क्या है कि कभी भी नुकसान नहीं है, रिलायंस का क्या है नुकसान नहीं जाएगा, मुकेश भाई है जिंदाबाद, आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ शेयर्स खरीद के रखिए। और बाकी बहुत लोग शादी करते हैं शेयर खरीद कर और बेच के, अपनी बेटी का, बच्चों का। वैसा उन्होंने शेयर खरीदा था आज से 10 साल पहले, और उस समय 1 रुपया 2 रुपए में खरीद लिया था। अभी चला गया रिलायंस का शेयर 2600, 2700, 1700, और उसने अगर मान लो 1 रुपए का शेयर उसने 50,000 खरीदा हो। आप समझ पा रहे हैं, 1 रुपए का शेयर 50,000, यानी कि 50,000 लॉट, 50,000 इंटू अभी का प्राइस 2600, आने वाले 10 साल में सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो लॉजिक क्या है कि सर कभी कभी माथा फिर जाते हैं, इसलिए कभी कभी अब देखिए कौन आदमी कहां से पैसा लाया है समझ नहीं आता, समझ पा रहे, और उसको जो है शेयर मार्केट में भी जाता है, बहुत होता है ऐसा, ठीक है। ऐसा मतलब अच्छा दिखाता है। तो नेक्स्ट है सॉफ्ट डॉलर वर्सेज हार्ड डॉलर। सेम चीज जो मैंने आपको सॉफ्ट करेंसी पढ़ाया था वैसा ही यहाँ पे है। अभी भी एक और न्यूज में है, और वो भी जेरोधा के फाउंडर के न्यूज में है, ये सब लेटेस्ट न्यूज में है, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा हार्ट अटैक है, उस तरीके का कुछ पड़ा है। जेरोधा ऐप है, इसमें ट्रेडिंग होता है, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी वैसे ही है। तो लॉजिक क्या है, ये सॉफ्ट डॉलर वर्सेस हार्ड डॉलर का मतलब क्या है, एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे टाटा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्टर को हम लोग रखते हैं। जो इन्वेस्टर क्या करता है, आप जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट में आप मान लीजिए अप्लाई कर दिए, खुद से ही कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, करते 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 समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग पहले से किए हुए हैं, अब ये लोग क्या पहले से किया हुआ है, थर्ड पार्टी है, हमने इस पे अकाउंट रजिस्टर किया, ये लोग हमको डिटेल बताते हैं कि तू ना रिलायंस का खरीद ले, आने वाला समय में बूम होने वाला है, समझ में आया। तो ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स हो। तो क्या ये आप डायरेक्ट कुछ कर रहे हो कि किसी के माध्यम से कर रहे हो, किसी के माध्यम से। तो इसी में जनरली सॉफ्ट डॉलर और हार्ड डॉलर जो है क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसलिए खाली देखो, बस ऐसा ही पढ़ना मजे में, एकदम मजेदार है, समझ में आ जाएगा। देख पा रहे हैं, सम बाबू सोना विल कम टू ड्रिंक माय ब्लड, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा चलता नहीं है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ये शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा क्वेश्चन कभी इस पे आता नहीं है, बट इसमें यही है। तो क्या है, अगर म्यूचुअल फंड जो है, इफ म्यूचुअल फंड इज पेइंग फ्रॉम हिज ऑन प्रॉफिट और ऑन पॉकेट, उसको हार्ड डॉलर बोलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में एक आता है ना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड अथॉरिटी, ये आता है हमेशा रहेगा, समझता है। पहले ले लेते हैं पैसा, समझ कहता है साइन किए नहीं थे, याद नहीं, क्योंकि मार्केट में वो बोलते हैं कि ये प्राइस जैसे जाएगा उसी हिसाब से काम करेगा। तो लॉजिक यहाँ ध्यान रखो। तो यहाँ पे हार्ड डॉलर क्या है, सिंपल, कि जब म्यूचुअल फंड मान लो दिया उसको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने पॉकेट से दिया, कभी कभी हो जाता है। दूसरा, अगर इन्वेस्टर जो है इज पेइंग इट बाय हिडन चार्ज इम्पोज्ड म्यूचुअल फंड कॉल्ड सॉफ्ट डॉलर। तो सिंपल सा बात है, कभी कभी इन्वेस्टर पे तो कर रहा है, लेकिन हिडन चार्ज उसको पता नहीं कि दे रहा है, और लेकिन उसमें इंक्लूडेड है। जैसे आप बिस्किट खरीदते हैं, मैंने जीएसटी का एग्जांपल दिया था, आपको बहुत लोगों को आइडिया रहता है कि जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं ना, उसमें है ही चार्ज। तो बिस्किट 5 रुपए खरीदे चाहे 3 रुपए खरीदे, अपने लिए खरीदे चाहे कुत्ते के लिए खरीदे, भाई आप जीएसटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दे ही रहे हैं। तो लॉजिक थोड़ा दिमाग में रखना आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। मैं चाहता हूं 20 सेकंड आप देखें इसको जल्दी से, आसानी से, प्लीज अपना दम मत तोड़ना यहाँ, ठीक है। आईएएस मैंने बोला वही लंबा सस्टेन करेगा जो जिसमें कैपेसिटी इस बात का बन जाए कि मन हो चाहे नहीं भी हो, बैठा रह जाए, सरवाइव कर जाए, वही आईएएस बनेगा। आईएएस नहीं बनेगा जो 30 मार खाए, 30 मार खा लोग तो उसके बाद कैफे खोलते हैं, सुना ना, कैफे फॉर्म भरने वाला जो है वो खोलते हैं, ज्यादा दो दिमाग लगाते हैं। इसलिए लाइफ में दिमाग कम लगाना है, नियत और मेहनत लगाना है। मैंने आप लोगों को कृष्ण भगवान का महाभारत की एक स्टोरी सुनाया था, बहुत सारे स्टोरी है, मुझे सब, मैंने उर्दू से लेकर मैंने सब पढ़ा हुआ है तो सब पता है, लेकिन कृष्ण भगवान की स्टोरी ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक चला जाता है। वो आप लोगों को याद होगा, दिमाग लगाने वाला आदमी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा दिमाग लगेगा वो हार जाएगा, हार जाएगा।
तो दिमाग लगाने का अलग अलग सेंस होता है। एक होता है कि आपसे पैसा मांगा और उन्होंने जाके बोल दिया कि देख लो ठग लेना, आपका नहीं, अलग अलग होता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने इससे मांगा और इस भाई ने हमको दे दिया, ये नहीं बोलेगा। वो सीधा बोलेगा देख लो दिमाग एक तरह के कॉलेज। इस तरीके का इधर बहुत मैंने मेंटालिटी देखा है लोगों का। मतलब यहाँ जैसे दिल्ली से आया तब से मैंने यहाँ देखा है कि पैसा लेने के बाद मतलब मेरे साथ हो गया तो दूसरे का क्या करना है, आप समझ पा रहे, लेकिन फिर भी पैसा दो। तो कृष्ण भगवान उसी पे जो है बोले थे जब कृष्ण भगवान में कांड हुआ कि कौन किसके सेना में रहेंगे, दुर्योधन की तरफ रहेंगे कि अर्जुन की तरफ रहेंगे। तो कृष्ण भगवान एक काम करते हैं, जो सुबह उठ के आएगा, हम सोए रहेंगे, जो पहले आएगा उससे पूछा जाएगा, उसके तरफ जाएंगे। तो पहले जब गया तो दुर्योधन पहले यहाँ के बैठ गया था। तो दुर्योधन आगे बैठा था सुबह में, लेकिन वो बैठ गया माता के पास। और कृष्ण भगवान के पास जब अर्जुन आया तो अर्जुन बैठ गए घोड़ के पास, लेकिन आए थे बाद में। तो सर अब जब उठे तो देखे कि तो सामने अर्जुन है, बोलो अर्जुन क्या मांगते हो। तो दूसरे पर मजाक बात हो रहा है, हम पहले आए, आप समझ रहे ऐसे कैसे हो जाएगा। तो फिर अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन बोल दिया कि हाँ ये पहले आया था, हम बाद में थे, उठ के फ्रेश हो गया था, समझ रहे। तो दुर्योधन से पूछा गया तो दुर्योधन क्या है कि बताओ किसके तरफ रहोगे, मतलब बोला कि मैं तुम्हारे तरफ रहूंगा या फिर पूरा सहस्त्र सेना तुम्हारे तरफ रहेगी पावरफुल। तो एक तरफ या तो मैं सिर्फ या फिर सेना। दुर्योधन यहाँ दिमाग लगाया, करा कि अकेले लेके क्या करो। अरे वार में क्या, वी नीड वॉरियर्स, सैनिक चाहिए। यही दिमाग दुर्योधन को खा गया। दुर्योधन ने सोच ही नहीं पाया, इसलिए दिमाग में लगाना। अर्जुन ने दिमाग, अर्जुन बोला कि प्रभु आप हैं तो हैं, बस बात खत्म। सेना रहे ना रहे आप हैं, बस विश्वास था, ट्रस्ट था। इसीलिए कभी कभी डॉक्टर बेकार हो लेकिन उस पर आपका भरोसा हो गया तो आप इलाज ठीक हो जाएगा आपका। और कभी कभी डॉक्टर बहुत बढ़िया हो और आपका भरोसे नहीं जम रहा है, हम लिख के दे देते हैं आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैंने बार बार बोला ये सब चीज इसलिए आपको समझाता हूँ, बहुत नेसेसरी। इधर नहीं समझते, इधर क्या है इलाज करवा के आ जाएंगे सब, उसके बाद बोलेंगे बड़ा हराम खोर है, आराम समझ में आ रहा है, इलाज करवा के आ गया उसके बाद बोल रहा भाई जब इलाज करवा लिया तो भरोसा रख, पैसा भी दे दिया, दवाई भी ले लिया, भरोसा रख, अब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो लॉजिक क्या है समझिएगा, इसीलिए दिमाग मत लगेगा। यहाँ पे देखिए बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि ये मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी समझिए। पहले के जमाने में मैंने क्या बोला, सिक्के से डिसाइड हो जाता था कि कौन राजा कितना स्ट्रॉन्ग है। जिसके सिक्का में सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक मटेरियल ज्यादा होता था, और इंट्रिंसिक मैंने पढ़ाया था उसके अंदर कितना है, क्या समझ में आ रहा है, उसके अंदर वैल्यू। तो जिसके अंदर जो है सिक्का एकदम जबरदस्त भरा हुआ है तो बोलता था राजा स्ट्रॉन्ग है। जैसे सिक्का आरा टेढ़ा हुआ, खोखला हुआ, समझ जाता था राजा जी गए, राजा जी के पास दम। इसलिए आम आदमी सिक्के से आइडिया लगा लेता था उसका राजा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो समझ में आ रहा है, तो शायद ये वाला पॉइंट है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गुड मनी, फुल बॉडी कॉइन, याद है फर्स्ट टाइम फुल बॉडी कॉइन पढ़ा था। तो फुल बॉडी कॉइन है गोल्ड और सिल्वर। राजा जी एकदम तुगलक वंश में कहा जाता है कि भैया एकदम उनका चलता था। फिर उसके बाद टोकन कॉइन ब्रॉन्ज हो गया। तो पहले जो फुल बॉडी कॉइन था क्या था, गोल्ड और सिल्वर का था। अब कथी का हो गया, तांबा का, पीतल का। क्या समझ में आ रहा है, तो जरा बताना, इसको बोल रहे हैं गुड मनी, इसको क्या बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग मनी। अब आप मुझे बताइए ब्रॉन्ज, सॉरी गुड और बैड, ब्रॉन्ज को ज्यादा स्टोर करिए कि गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा स्टोर करिए, गोल्ड और सिल्वर को। तो क्या बोल रही है देखिए मैडम, आई विल स्टोर द गुड मनी एट होम, आई विल नॉट यूज द गुड मनी इन मार्केट, आई विल यूज बैड मनी इन द मार्केट। भाई समझ में आ रहा है, अब जाहिर सी बात है आप जो बेकार है वही इस्तेमाल करोगे। अपने लिए तो अच्छा रखोगे ना। जैसे आप खाना खाते हो तो कभी कभी आप नोटिस करना, एक साइकोलॉजी है, जैसे मैं साइकोलॉजी में उसमें हम लोग सर्वे करते हैं, उसमें खाना क्या होता है, खाना जैसे आप खा रहे हो और खाना खाने में कोई चीज जो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिठाई, तो आप खाना खा रहे हो मिठाई, तो आप मिठाई सबसे अंतिम में खाओगे, कुछ बचा के साइड करते जाओगे, दाल भात चलते जाएगा और मिठाई सबसे अंतिम में खाओगे। यानी कि जो चीज आपके लिए बेस्ट है उसको आप सोचते हो कि अंत में अच्छा खाएंगे ताकि टेस्ट बना रहे। आपको एहसास नहीं है लेकिन ऐसा हर कोई कर रहा है। और कुछ लोग होते हैं अनेरिया टाइप के, आप समझ रहे हैं, वो पहले ही मीठा उठेगा गप से खा लेगा, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे एक्सेप्शनल लोग हैं क्योंकि ये आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या होना है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ लोग, भाई अच्छे बुरे की बात नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट बोले साइकिक माइंड कैसे काम करते हैं। कुछ लोग पहले मिठाई खा लेंगे, उसके बाद दाल भात से संतुष्ट करेंगे और अंतिम में क्या बोलेंगे, क्या खियाई भोज वाला ही, समझ में बोल देगा, वो भोज में खा भी लिया और जाके उसको हंस भी देगा। तो वैसा ही कुछ क्या है, वर्ड पे ध्यान देना, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। मार्केट में क्या यूज हो रहा है, बैड मनी की गुड मनी, बैड मनी। तो गुड मनी क्या हुआ, घर में है, तो बैड मनी ने गुड मनी को क्या किया, मार्केट से बाहर कर दिया, क्या आया ना। अच्छा कभी कभी ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि गुड मनी कैन आल्सो ड्राइव आउट द बैड मनी। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ये भी तो होते हैं कि नया जूता खरीदने वाली तो 10 किलोमीटर पैदल चलो, कॉस्ट का पटकम तक लोग देखिए, अरे ये भी तो है ना भाई, पॉइंट तो ये भी है। तो लॉजिक क्या है, अब जैसे स्कूल का बच्चा है, वो नया जूता जिस दिन आता था वो
आज स्टेज पे कस के कूदता था, सारा लोग देख लेता था, आजकल नया जीता है, समझ में आया? तो इस तरीके का लॉजिक जो है चलता रहता। तो सर ये चांसेस हैं, लेकिन याद रखिएगा इस थॉमस ग्रेशमैन जो बहुत बड़ा ब्रिटेन का जो था ग्रेशम, इसने एक दिया था थ्योरी, और इसने बोला था कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। लेकिन उसका उल्टा एक और चीज हुआ, क्या हुआ? गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी। इसको जो उसी के एक शिष्य थे फ्रांस के एडोल्फ हिटलर, और उसने एक थ्योरी उल्टा दे दिया। बट पॉइंट क्या है, आपको और हमारे को दिमाग में बस ये रखना है कि सर दोनों पॉसिबिलिटीज है, गुड मनी कैन आल्सो वाइप आउट द बैड मनी एंड बैड मनी कैन आल्सो वाइप आउट द गुड मनी। समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, कि कैसा सिचुएशंस है। जैसे आपके पास दो कार है, एक BMW है मान लो, और एक वैगनआर है। तो वैगनर लेके कहां जाओगे आप, जो मुंह को खुला देना होगा, तो आप समझ पा रहे हैं? BMW लेके आप वहां जाओगे जहां कुछ जमाना उमाना है थोड़ा सा, है ना, कुछ उस टाइप का, या फंक्शन जहां तो भौकाल थोड़ा टाइप करना है, जब ये भौकाल फैला रहे हैं तो सर लॉजिक सेम वैसा ही है। बैड मनी और गुड मनी मार्केट में चलता है। ये इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि पिछले फिर ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, और अचानक से 2021 में फिर इस पे पूछ दिया गया क्वेश्चन। तो पहले था भी नहीं, पहले पढ़ाता भी नहीं था। अब है उसके बाद बैड मनी वर्सेस गुड मनी। इसका बहुत सारा मॉडर्न एग्जांपल है। जिम्बाब्वे का जैसे लोकल है, मैं चाहूंगा 20 सेकंड सिर्फ पढ़ो, आसान समझ में, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक मैं यहां से बताऊंगा, जल्दी पढ़ो, तेजी में, सोना मत बस। ठीक है, तो आपको दिखेगा इसमें कि जिम्बाब्वे जो है ये बहुत सारा अपना अलग अलग एक मतलब अलग अलग मुद्रा लेके आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, रटना उठना नहीं है, समझ में आया? वो जो है चलते रहता है। तो 500 जात के क्वेश्चन इसमें इतने सारे कि आपको उतना यूपीएससी में बस ये यूपीएससी में आपको सांड नहीं बनना है, बल्कि वो घोड़ा वाला जो है सामने लगा के रखना है। सांड क्या इधर उधर जाते रहता है, उसको कुछ आते पता नहीं किधर जाना है। इसलिए आजकल मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा चैलेंज आईएएस के लिए क्या है कि इन्फॉर्मेशन, मैंने क्या बोला, आजकल इन्फॉर्मेशन का कमी सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा है उसको कम करना चैलेंज है, ज्यादा है उसको कम करना चैलेंज है। पहले लोग दिल्ली इसलिए जाते थे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, इसलिए दिल्ली जाकर इन्फॉर्मेशन लेते थे। आज के समय में इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि आप इन्फॉर्मेशन कम सिर्फ घर ही पे कर सकते हो, जब गार्जियन का पढ़ते रहेगा। तो जहां आप पूछेंगे पापा कार लेगा, तो पहले पढ़ा दो, पढ़ो पहले, उसके बाद वो गार्जियन आपको क्या है लालता है लाइन में। और आप जैसे बाहर जाते हैं तो आप हो गए खुला सांड वाला काम, वहां जो मर्जी वो कर रहे हैं, चल प्लीज चल पार्क में चल। अब वहां पे क्या कोई रोक टोक है नहीं। कुछ दिन तक आपको बस मोहब्बत रहता है कि इससे पैसा चाहिए, पापा पैसा दिए हैं, मेहनत करना है। तो एक साल खूब आप सीरियस रहेंगे। एक साल बाद धीरे धीरे जब नहीं निकलेगा, फिर धीरे धीरे तब आएगा, अरे पैसा दिए तो क्या हो गया, उन्हीं का तो बेटा है हम। फिर आपको अलग अलग ख्याल आएगा, फिर उसके बाद आप धीरे 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 ट्रैक चेंज करें। इसीलिए गार्जियन के साथ रहने में एक भी बहुत अच्छा चीज है कि औकात में रखते हैं। कुछ गार्जियन इतना ज्यादा आपको औकात में रख देते हैं कि आप सांस भी लेना मुश्किल समझते हैं, तो उस समय आप भाग जाते हैं। यही दूसरा होता है। तो बस मेंटेन होना चाहिए, तो काम आसान रहता है। खैर, तो सर ये आपको रटना नहीं है बैड मनी का और गुड मनी का, बस दिमाग में रखिएगा कि सर ये चीजें जो है अचानक से चलता रहता है। अब यूट्यूबर वाले लोग जो है ये इसी पे मसाला वसाला बना के अपना व्यूज बढ़ा लेते हैं। भाई व्यूज बढ़ा के यूपीएससी नहीं निकलता है, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सचेंज रेट रिजाइन या हिस्टोरी। मैं चाहता हूं फिर से 20 सेकंड के लिए आप देखें, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको, छोड़ो 20 सेकंड में देखना, मैं बता देता हूं 2 सेकंड में, ध्यान से समझना। पहले नियम था यूएसए के अंदर कि 1 ग्राम अगर सोना हो आपके पास तो आप इतना डॉलर बस प्रिंट करोगे। मैंने नियम पढ़ाया था आपको, और मैंने बोला था कि मान लो 2 केजी आपके पास गोल्ड है, और उस गोल्ड को अगर आप स्टोर कर रहे हो उतना ही के एवज में आप प्रिंट करोगे। लेकिन हुआ क्या, वार हो गया, और जैसे ही वार हुआ, अब वार में देखा जाए कि कितना केजी सोना है उतना ही छापेंगे, तब तो हो गया कांड। इसलिए उस थ्योरी को चेंज करके बाद में बोला गया अब प्रिंट मार धनाधन, अब ये गोल्ड पे नहीं होगा। मेरी बात समझ आई? और गोल्ड भी फाइनाइट चीज है, ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड इनफाइनाइट है कि आप इतना धनाधन स्टोर कर लेंगे एंड देन स्टोर कर वहां से काम कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो लॉजिक क्या है कि जब हम बात बोलते हैं, देखो यूएसए वुड इशू $1 नोट इफ इट हैज 14 ग्राम ऑफ गोल्ड इन रिजर्व। अगर 14 ग्राम आपके पास सोना है, देन यूएसए अपने यहां $1 प्रिंट करेगा। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या सुन पा रहे हैं? बस मुझे लग रहा है 11:30 हो गया, इसलिए आप लोग का जो है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा प्लीज, मजा आएगा। दूसरा, इंग्लैंड ने नियम बनाया था कि अगर 1 पाउंड तभी करेंगे जब 73 ग्राम ऑफ गोल्ड उसके रिजर्व में। क्लियर? आना जरा आगे। अकॉर्डिंगली देयर एक्सचेंज रेट विल बी 1 पाउंड इज इक्वल टू इतना या फिर इतना डॉलर। उनके हिसाब से ये चलता रहता था। लेकिन जैसी क्राइसिस हुआ, वार हुआ, सारा नियम धड़ा का धड़ा रहेगा। उस पर बोले भैया अब आप सोचिए, वार में वेपन्स चाहिए,
फूड चाहिए, सोल्जर चाहिए। अब आप सोच रहे हैं क्या कितना सोना उतना ही छापेंगे, तो उस समय आप वार पे ध्यान देंगे कि सर क्या करेंगे, कि आप ये देखेंगे नहीं सोना पहले लुटाओ, सोना लेके आओ पहले, उसके बाद सब छापेंगे। अब गवर्नमेंट सोना लेने जाएगी तब तो गवर्नमेंट ही कैप्चर हो गया। अरे समझ में आ रहा है लॉजिक? तो बस ये बार्टर सिस्टम वाला हो गया कि भैया इसके बदले तुम्हारे पास गेहूं है तो हम चावल देंगे। समझ में आ रहा है? और वो बोला कि नहीं हमको चावल चाहिए नहीं, हमको जूता चाहिए, तब लॉजिक क्या है? ये जो प्रॉब्लम है इसीलिए तो क्रिएट हुआ। तो मनी का फिर क्या है, वहां से इतिहास शुरू हुआ। यहाँ वही है, दिस सिस्टम कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर because the nation currency printing capacity was limited by their gold reserve, but their government were more eager to print more money to finance the war. Soldier salary, rifle, ammunition ये सब चाहिए था, कर ही नहीं पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिस्टम कोलैप्स। अब वहीं था ये, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। अब सर आप ध्यान से थोड़ा सा और आइएगा, तो वहां से एक नया सिस्टम आया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दिख पा रहा है क्या? जैसे बोले ना बस 15 मिनट और रखो, उसके बाद आज इतना ही रखेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? चलो, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था टेस्ट का डेट, तो टेस्ट का जो डेट है 10 तारीख को बोला था ना, 10 को बोला था, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, 10 को फिर मॉक टेस्ट होगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक वर्ड है ब्रिटेन वुड सिस्टम। मैं बस आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, ये पढ़ना, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सीडीएस वगैरह, तो आप भले दे ना दो, मतलब देख लेना। ये सिर्फ डायग्राम को देखो तो कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। 30 सेकंड देखना और कोशिश करना, जो नंबरिंग दिया 1 2 3 4 उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना। जैसे नंबरिंग किस तरीके से दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉलो करना। कोई समझ आया तो ठीक है, नहीं तो इसको पढ़िए, इस वाले को पढ़िए, बहुत आसान भाषा में, ये भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आई जाएगा। ये सब देखो, इस सब में पढ़ा कर एनर्जी बर्बाद नहीं करना, इस समय मेरा कोई मानता नहीं है। इसमें जहां लॉजिक का जरूरत है वहां पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कॉन्सेप्चुअलिटी में। ये सब थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा आप देखेंगे। और यूपीएससी में कोई बोले कि हम रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर आईएएस काहे के लिए बनोगे? पॉसिबल नहीं है कि आईएएस बनोगे। रीडिंग हैबिट अगर आपके पास नहीं है तो यू कांट क्लियर यूपीएससी, तो बहुत बड़ी बात हो गई। इवन यू कांट क्लियर द छोटा मोटा एग्जाम्स। तो थोड़ा सा रीडिंग हैबिट जो है रखना है, और यूपीएससी में रीडिंग हैबिट आपको आ जाना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्पून फीडिंग करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप माने या ना माने, मैं बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग करता हूँ। दिल्ली वगैरह में जो क्लासेस होते हैं ना, दिल्ली और जहाँ पे वो जो क्लासेस होते हैं कुछ अलग ही होते हैं भैया। बहुत कम लोग हैं जो आपके लिए रुकेंगे, मैं बता देता हूँ ऑनेस्टली, नहीं तो कभी समझ नहीं आएगा कुछ। आधा से ज्यादा तो वैसा ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि यहाँ के स्टूडेंट थे। जाइएगा दोबारा पूछने तो पहले पूछेगा यही क्या था, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ पहले। समझ में? तो लॉजिक क्या है कि बहुत सारा चीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं फेस किया हूँ, जो ऑलरेडी बाजिरा मीटर में पढ़ता हूँ, वहां कोई पता ही नहीं है यार, पीछे के जितने सारे बच्चे कुछ अता पता नहीं है, नोट्स किसी का बनता नहीं था कभी। मैंने कितनी बार बोला, और ये गारंटी में बोला हूँ कि अगर आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ आपने अगर पढ़ लिया और इनकेस अगर आपको लगा कि चलो ठीक है हम अपन वहां भी थोड़ा ट्राई करते हैं दिल्ली वगैरह, और मान लो अपने पैसा है आपके, तो अगर आप गए भी ना उसके बाद तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक चीज एहसास होगा, फर्स्ट कि आपने बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर दिया, क्योंकि वहां देने नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत आसानी से करवा दिया था। और दूसरा, आपको अगर दे चुके हो तो आप ज्यादा से ज्यादा, मैं लिख के दे रहा हूँ, 2 से 3 महीना बाद आप वो क्लास छोड़ दोगे, क्योंकि आपको उसके बाद लगने लगेगा कि ये सारा कुछ हराम हो रहा है, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। वो होगा, और आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद परेशान हो जाइएगा कि बेकार पैसा बर्बाद कर दिया, रुक गए रहते, आराम से कांड हो गया रहता। तो इसीलिए थोड़ा सा चीज जो है संभल के काम करना। खैर, ये जो मैंने 3 बताया था, और इसमें एक मैंने बोला था आपको, एक रॉबर्ट का ट्रिफी, इन्होंने कुछ सिस्टम कोलैप्स के लिए बोला था, इन्होंने बस यही दिया कि भाई ये चलेगा नहीं और लॉन्ग रन में ये जो है बेकार हो जाएगा। तो ट्रिफिन डायलेमा है, बाकी से ज्यादा और किसकी जरूरत नहीं है, ये आप अगर रीड भी कर लेंगे तो समझ लो, इसमें मैं महानता नहीं समझता अपना। नेक्स्ट, अब इसमें सेम चीज है, करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया विल नॉट दिस टाइम, बिकॉज़ ये सब पूछता नहीं है। अब इसमें कुछ डिटेल आपको सर पूछता नहीं है तो क्यों दे दिया आपने? आपको समझ में आ रहा है? तो लॉजिक है, डिटेल इसलिए चाहिए कि कुछ एग्जाम, अगर आप छोटे मोटे एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो यहाँ से तो कोई अगर देने वाला है तो भैया कुछ लोग छुपा पूरा कर भी देख लेते हैं बाद में, तो अगर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बुराई नहीं है उसमें।
लेकिन हाँ उसके लिए डिटेल है। जैसे 1860 में पहला आया था फिडुसियरी सिस्टम, जिसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बोला था कि 10 करोड़ नोट्स जो है इशू किया जाएगा, उसके बदले ये फिडुसियरी मतलब होता है एक ट्रस्ट, जैसे कि अरे जैसे रुपया हो गया। तो पहले क्या होता था कि आप आईफोन खरीदने गए तो एक आपने पर्ची लेकर दिए कि फलना सिंह का है, तो भाई पास हो गया मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो वैसा ही एक फिडुसियरी ट्रस्ट होता था जो पहले देता था, एक जीसेक की तरह होता था। Beyond every note must be backed by gold or silver. British government fixed exchange rate between rupee currency with pound. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1860 में ये सिस्टम लाया था कि इतना दोगे उसके बदले इतना आपको एवज मिलेगा। 1923 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। भीमराव अम्बेडकर उस बात को समझ गए, और भीमराव अम्बेडकर का समझने के पीछे कारण भी है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर भाई इकोनॉमिक्स तो अलग है, वो इतने बड़े मतलब बने 21 घंटा पढ़ने वाला आदमी, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 आवर्स पर डे, मजाक नहीं है सर, इतना आसान नहीं है। तो सर ये भीमराव अम्बेडकर, वही मैंने बोला कि हम लोग बहुत लकी है कि हमारे जो लोग कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए वो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग बनाए, नहीं तो इतना ज्यादा जहां डाइवर्सिटी हो, जाति में जाति, जाति में जाति, धर्म में धर्म, इतना ज्यादा उसको इतना संभाल कर एकजुट करना और एक फीलिंग आना क्या इंडियन, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे इकोनॉमिक्स में तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या देखा, क्या देखना ध्यान से, एक थीसिस उन्होंने देखा कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एनालाइज the economic consequence of the British colonial government policy on the Indian currency. He argued that exchange rate between the Indian rupee and the British pound was unfavorable to India. मतलब ये समझे सिंपल कि जो ये वैल्यू हमें दे रहा है उसके बदले वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या वैल्यू दे रहा था, ध्यान से देखिए कि भैया इंडियन गवर्नमेंट क्या इशू 10 करोड़ नोट इशू कर सकती है ऑन किस चीज पे, ट्रस्ट बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बियॉन्ड दैट एवरी नोट मस्ट बी बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर। तो जो गोल्ड और सिल्वर है उसके हिसाब से देखो, यहां से ब्रिटिशर्स यहां से बहुत ज्यादा चीज वैसे ही लेके सब चले गए, और जो पैसा के एवज में सोना का जो एक्सचेंज हो रहा है, अरे भैया बहुत नुकसान है। जैसे मैं बोले डायमंड, वो डायमंड की कीमत एक है, लेकिन डायमंड को तोड़ के छोटा छोटा बेचोगे तो प्राइस सेम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो सकता है कि डायमंड का छोटा हिस्सा मान लो 10 रुपए में बिक रहा है, और डायमंड का वही पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको 10,000 में ले रहा है, लेकिन छोटा छोटा बेचते चले गए तो हो सकता है उसका वैल्यूएशन 15,000 हो जाए। अरे हाँ है ना, इसलिए तो पढ़ाया था आपको फंजिबल एंड नॉन फंजिबल। तो लॉजिक क्या है कि सर ध्यान से समझिएगा, ये जो चीज था ये मैं पूरा पढ़ने नहीं बैठूंगा, ये थ्योरेटिकली बस इतना याद रखना कि हाँ ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा क्या ही अच्छा कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ लोग के दिमाग में रहता है कि ब्रिटिशर्स से हमें बहुत कुछ मिला, ट्रेन मिला है, ये तो फालतू का बकवास बात है, ध्यान से समझिएगा। ट्रेन मिला और मिला, ब्रिटिशर्स नहीं भी करते तब भी मिल जाता। डेवलपमेंट का एक स्तर होता है, डेवलपमेंट होता ही होता है, वो थोड़ा लेट सही थोड़ा देर सही होता ही होता है। मेरा समझ में आ रही है? अरे रेल इसलिए बनाया कि जितना ज्यादा धकेल के सब ले जाएगा, आप समझ पा रहे हैं? पहले थोड़ा थोड़ा ले जा रहा था, अब एक बार सोच के पूरा लेके चल गया। ये जो है जितना दिया उससे ज्यादा लेके निकल लिया। तो लॉजिक क्या है, वो एक अलग डिबेट है, बट फिर भी उस चक्कर में नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मेरा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसके बाद हम लोग आज खत्म करेंगे, तो है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। प्लीज इस पे आइए और हम इसको खत्म करते हैं, उसके बाद आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है? देखिए आप लोग थोड़ा सा ना बॉडी लैंग्वेज प्लीज थोड़ा सा अलर्ट रखा करो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। मैं तो पढ़ा ही दूंगा, मेरी मैं ऑलरेडी बोला 6 घंटा 8 घंटा कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया हूँ, तो कैपेसिटी द्वारा आप सभी पढ़ा देगा। पॉइंट ये है कि सिर्फ मेरे को पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप में जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। तो है SDR, मैं चाहूंगा इसका फुल फॉर्म के साथ लीजिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एंड ये जो SDR है सबसे पहला उसमें नाम दिख रहा होगा IMF, दिख रहा है? तो SDR का सीधा कनेक्शन IMF से है कि वर्ल्ड बैंक से है? IMF से है, पूरा कनेक्शन IMF से है, ये पहला चीज है। फिर भी मैं चाहूंगा 20 सेकंड आप सिर्फ इस लाइन को पढ़िए, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, तब आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखा जाए, आराम से पढ़ना, बहुत आसान है, भाषा भी बहुत इजी है, इसमें समझ में आ जाएगा। समझ आया क्या? थोड़ा बहुत तो नहीं गया हो। बुझाया कि बुझा गया? ठीक है, चलिए तो थोड़ा समझिएगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं वही जिंदा हूं जब तक तो आसान कर ही दूंगा। तो पहला पॉइंट समझिएगा, सबसे फर्स्ट हम जब बात कर रहे हैं ईमानदारी से बोलना, किसको 50% भी समझ में आया, मतलब थोड़ा सा, अगर आपको 50% नहीं समझ, किसको 20%,
ठीक है, तो कुछ लोग इतना सोच रहे थे कि चलो टाइम मिला थोड़ा एक जोक की मार लेते हैं फिर उसके बाद जो है सर तो बता देंगे, है ना। जैसे टाइम मिला जैसे कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, टाइम मिलता है जैसे सर जी जैसे इधर देखे उधर वो अपना काम जाम कर लिया, जैसे उसको कुछ बोलना है या कुछ करना है इंतजार में रहता है कि बस पीछे देखा कि हम हिमायत की। तो इस तरीके का कांड बहुत होता रहता है। देखो अब अपन लोग भी तो किए ना, तो पता तो चलता ही है कि क्या है नहीं है, लेकिन टीचर को पता है, वो जान उसके पीछे घूमता है कि उसको पता है कि इसको इस तरीके का कांड जो है। चलिए खैर आते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहला स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऐसे समझो एकदम आसान भाषा में। फॉर एग्जांपल अभी क्लास में हम लोग हैं, मैंने बोला मैं एक आईएमएफ बॉडी हूं, मैंने बोला आप सबसे कि आप कुछ कुछ पैसा यहाँ पे जमा करो इस बैंक में, और इसके बदले मैं आपको एक एक जितना आप जमा करोगे उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बनता है या जो इंटरेस्ट बनता है वो मैं सबको दूंगा। ध्यान से समझना। तो ये वो है, ये तो बैंक में भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट क्या है, यहाँ कंट्री पैसा जो है जमा करती है आईएमएफ के पास, और आईएमएफ अपने हिसाब से वैल्यू डिसाइड करता है। दो कारण से, पहला शब्द पे ध्यान दो, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ड्रॉइंग मतलब क्या होता है, निकालना। यहाँ ड्रॉइंग रूल की बात नहीं कर रहे, मतलब निकालना, यानी कि एक बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो, उसका अधिकार हर किसी को अलग अलग है। अब आप मुझे बताओ, आप अपने सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपया रखें और जाकर अकाउंट से निकाल रहे हो 25,000, इस हो सकता है कहीं आप वेट कर रहे हो, क्या पता कहीं मोदी जी बोले थे 15 लाख देने वाला कहीं भेज दिए होंगे तो 25,000 निकल जाए, वो अलग बात है, लेकिन सर फिर भी 20,000 डाले हैं तो 20,000 निकाल पाएंगे। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में जो है जितना हर कंट्री ने जमा किया है उसको क्राइसिस में जरूरत पड़ा निकालने का, तो वो अपने एवज के हिसाब से निकाल लेगा पैसा। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर वो पैसा निकाल कर, ध्यान से समझना, चाहता है कि वो पैसा हम किसी और को दे तो दे ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बदले में जो एसडीआर इशू होता है, जैसे आपने पैसा जमा किया, अब चंदा जमा किया आपने सरस्वती पूजा का, तो आप एगो चीज तो मांगबे करते हैं कि रसीदवा दे दो। हालांकि कुछ लोग कहते हैं रसीद से कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन मांगता तो है कि हराम को जितना दिया उसके बदले वो रसीद तो दे, प्रसाद तो देने वाला नहीं है, तो रसीद तो कम से कम दे के रसीद लेंगे। अरे है ना, तो लॉजिक क्या है कि सर वो रसीद जो है एक टाइप का एसडीआर, और एसडीआर में वो जो रसीद आपको कंट्री को दिया गया कि ये लीजिए, आपको जब जरूरत पड़ेगा आप लीजिएगा, क्योंकि हमने पैसा जमा किया है तो उसके प्रति तो इंटरेस्ट तो देगा ही ना भाई, मेरा मेहनत का पैसा है, बैंक में रख रहे हैं तो उसके प्रति हमको ब्याज मिलना चाहिए। तो एसडीआर भी क्या है, एक तरीके का इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा। अब आप एक कमिटी का, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, कमिटी चलता था, अभी भी कुछ जगहों पे कमिटी चलता है। कमिटी जानते क्या होता है, क्या होता है कि सर 10-15 लोग मिल गए हैं, सब लोग को पैसा देना है, जिसको एक मुफ्त में पैसा उठाना पड़ेगा वो उठा सकता है, फिर वो चुकाएगा। समझ में आ रहा है। और जो सबसे अंतिम में पैसा उठाएगा उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अरे है ना, तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे कुछ वैसा ही है। अब जरा ध्यान से समझना। तो पहला चीज एक तो क्लियर हो गया, इसमें आईएमएफ का सबसे बड़ा रोल है कि वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका जो है माई बाप है। और उसको क्यों पैसा चाहिए, आईएमएफ को क्यों चाहिए, क्योंकि बोलता है पूरा देश का लोग जो पैसा मिलकर हमको देगा, उस पैसे से मान लो जैसे कोई भी हेल्थ इश्यूज है, टीबी खत्म करना है या फिर कोरोना खत्म करना है या फिर गरीबी खत्म करना है, तो फिर आईएमएफ अपने हिसाब से पैसा उन कंट्रीज को देता है। क्या समझ में आ रहा है। अब ये कुछ वैसा है कि जितना अच्छा जो कंट्री डेवलप है, जितना ज्यादा उसका जीडीपी है, उतना ही ज्यादा पैसा उससे मांगेगा। चंदा में भी तो नहीं होता है, चंदा में कैसे मांगते हैं, दूसरा कमाता है वो बोलेगा 51 कर दो, अब वो ऐसा न लजवाएगा उसको, कहेगा ठीक भाई 51 कम से कम 101 कर। भाई ये भी तो दबाव है ना कि इतना बड़ा कमा रहा है और कितना दे रहा है, 51 दे रहा है। कुछ लोग बेसन टाइप के जो होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो सीधा वही बोल देते हैं। उनसे भी बड़ा फर्क जो नहीं पड़ने वाला सामने वाले का होता है, वो कहते हैं सब दे दी का तो समझ पा रहे हैं, तब उसके बाद जो है वहां से निकलेगा। तो भाई इस टाइप का जो है गुनाबाज चलते रहता है। लॉजिक क्या है, ये पहला चीज ध्यान से समझिएगा। आईएमएफ जो है ये क्या करती है, आईएमएफ विल पे देम ए स्मॉल इंटरेस्ट रेट फॉर देयर डिपॉजिट। तो क्या मुझे बताइए, एसडीआर का पैसा जमा किया गया है तो क्या उस पर ब्याज मिलता है, यस, भले ही छोटा मिले लेकिन मिलता है। देन and IMF would lend this money to a member facing balance of payment crisis। ये पैसा IMF किसी और को देगा जिसके यहाँ पे क्राइसिस और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बेकार चल रहा हो, जैसे मान लो श्रीलंका में चल रहा है। अरे है ना, तो श्रीलंका को क्या IMF पैसा दे सकती है, यस, लेकिन अगर श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तब। अब श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड हुए लिया भाग गया, तो उस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड को कोई भी देना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट आइए, to operationalize this mechanism, IMF would allot an artificial currency or accounting unit called SDR। तो इसके बदले वो क्या देता है कि भैया आपने इतना जमा किया है, चंदा लीजिए स्लिप, उसी स्लिप को क्या बोले, SDR। तो मुझे बताना SDR का जो वैल्यू होगा, अभी के लिए समझना, क्या SDR का वैल्यू
उतना ही होगा जो मार्केट का वैल्यू होगा या कुछ डिफरेंट होगा? ये कुछ डिफरेंट कैलकुलेट होता है, पहले दिमाग में रखना। जो डॉलर का वैल्यू मार्केट में होगा उसी के ध्यान में रखकर ही इसको करते हैं, लेकिन वैल्यू डिफरेंट डिसाइड करेगा। इसके लिए मैं आपको चाहूंगा ये एक बार सिर्फ टेबल देखने का, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, आई विल डिपॉजिट $100, ये अमेरिका बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब इसमें बीच में देखो आईएमएफ दिख रहा है, आईएमएफ का ये डिपॉजिट की जोड़ी है। आईएमएफ ने क्या बोला, आईएमएफ पे 0.05% इंटरेस्ट। तो भाई जो लोग जितना पैसा जमा किया है उसका इंटरेस्ट रेट अलग ही होगा ना। 20,000 का 0.5 अलग होगा, 30,000 का अलग होगा। हाँ, बेसिक सा चीज है। आइए जरा, तो आईएमएफ इसमें देगा। दूसरा चीज, अब इसमें ये आरबीआई कितना बोला, आई विल डिपॉजिट ₹100, मैं ₹100 डिपॉजिट करूंगा, उसके बदले फिर इसको अपना एक अलग परसेंटेज मिलेगा। चाइना ने बोला कि मैं इतना डिपॉजिट करूंगा 100, क्या मेरे पास 100 RMB जो उसका अपना करेंसी है। अब सबको ये तो अलग अलग करेंसी में जमा कर रहा है, अरे डॉलर हो गया, RMB हो गया, रुपया हो गया। अब आईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेगा भाई? अब आईएमएफ करेगा डॉलर इक्वल टू रुपया, तब तक चाइना ने बोला हमारा भी तो है, फिर उधर से कोई और बोलेगा हमारा भी तो है, अरे हाँ है ना। और आईएमएफ में जब सबका हो तो वैल्यू क्या मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा कि अलग चलेगा? अलग चलेगा, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग उसमें करना पड़ेगा। इसलिए जो एसडीआर का वैल्यूएशन होता है वो अलग तरीके से काउंट होता है। अब यहाँ पे देखो एक दो कंट्री दिखेंगे, जैसे ये दिख रहा है, ये तो पता ही होगा आपको, समझ में? ये हरामखोर हमेशा मैंने बोला ना, हाथी फैलाए रखेगा, ये देने का नहीं है, ये सिर्फ लेने का है, ये जन्मे हुआ है बेचारा इस समझ में। तो इस तरीके का जो है लोन लेने का, तो इसको आईएमएफ जो है ये इसलिए जिंदा है क्योंकि लोन ही पे जिंदा है। आप समझ पा रहे, देश उसको जिंदा रखा हुआ है। जिस दिन सारा देश हाथ खींच लिया उस दिन क्या है, भस्म हो जाएगा, इसके पास मतलब नहीं है। देखो ये इसलिए नहीं कि अपन बगल में है तो भाई, लेकिन हरामखोर हो गए। आप समझ पा रहे? तो लॉजिक क्या है कि पाकिस्तान का लेने का सिस्टम है, देने का सोचते नहीं। कुछ लोग ले लेते हैं, लेने से मैं खूब आपसे प्यार से बात करें, खूब बढ़िया। और जब आप अपना पैसा उनसे मांगने जाइए, वो जो अकड़ेंगे वो इतना इस तरीके का कि उस दिन आपको लगे कि ये वही आदमी है जो पैसा लेते समय था। चेंज हो जाता है आदमी, बहुत लोग होते हैं ऐसा, ऐसा आप मत बनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो सर यहाँ देखिए जरा, यूएस डॉलर के जो वेटेज है उस वेटेज के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग इसका 43.38% वेट जो है आईएमएफ का पैसा यूएसए का होता है। यानी कि यूएसए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा इंटरेस्ट पे कि और किसी को मिलेगा? यूएस को मिलेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा ये, अब एक्सचेंज रेट जो है इसमें असाइन कैसे किया गया, जैसे इसका वैल्यू किया गया, चलो $1 इक्वल टू $1 यूएसए के लिए, लेकिन आना नीचे जरा। अब भैया यूरो में जमा किया 29%, उधर आओ चाइनीज ने कुछ 12 पॉइंट इतना प्रतिशत जमा किया, उसका एक्सचेंज रेट इतना अलग अलग चल रहा है। इधर देखो जापानीज येन ने अलग किया, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग में अलग हुआ, तो अलग अलग लोग कर रहे हैं, अरे हाँ है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला में एक सिंपल सा देखो यार, बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला इन्वॉल्विंग वेट जितना भी होगा उसका एक्सचेंज रेट से उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। और आईएमएफ विल ऑब्टेन वैल्यू ऑफ 1 एसडीआर इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर। तो वेट के हिसाब से आईएस जो आपका एसडीआर है यानी कि जो आईएमएफ है उस कैलकुलेट करता है। और प्रेजेंट सिनेरियो में बोला जाता है कि एक एसडीआर का वैल्यू $1.40 है, जो कि रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 98 आता है। जबकि आप मुझे बताओ मार्केट वैल्यू में $1 का वैल्यू अलग है कि नहीं? अलग है। तो इसीलिए इस मार्केट वैल्यू से डिफरेंट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहने उससे मतलब नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले एक जो लाइन लिखिएगा जिसमें सबसे पहला एसडीआर लिखेगा, एसडीआर इज कॉल्ड द पेपर गोल्ड, इसको पेपर गोल्ड बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए जिसके पास एसडीआर होगा उसको तो इस बात का टेंशन थोड़ी होगा कि उसको पैसे की कमी हो, जब चाहेगा तब आईएमएफ से ले लेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो पेपर गोल्ड के नाम से इसको बोलते हैं कि वो जो पेपर है वो गोल्ड की तरह है बिल्कुल। दूसरा, क्या इस पेपर गोल्ड की बात करें तो सोना होना है क्या? पेपर का सोना है ऐसा कुछ नहीं है। वो पेपर गोल्ड इसलिए बोले क्योंकि वैल्यू उसमें ज्यादा है। गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप गोल्ड लेके जाइए उसका पैसा मिल जाएगा। गोल्ड गिरवी रखिएगा तो पैसा आपको मिल जाएगा। तो उसका लिक्विडिटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि इसको कितना कैश कर सकते हैं। तो सर गोल्ड का लिक्विडिटी ज्यादा, से नाम दिया पेपर गोल्ड, क्योंकि आईएमएफ ने एसडीआर रजिस्टर किया है तो ऑब्वियसली कोई भी जाएगा उससे मांगने तो मिल जाएगा उसको। तो एसडीआर में ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, एसडीआर कैन बी ट्रेडेड, याद रखिएगा, अमंग द मेंबर्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेंबर करेंसी। पहली बात, जो लोग आईएमएफ के अंदर जो एसडीआर के मेंबर है उनके अंदर ये होता है। अब जो लोग इसके मेंबर नहीं है वो क्या करेंगे? तो भैया याद रखिएगा वो उनको एसडीआर आप नहीं देते हैं, बल्कि जो एसडीआर से आपको पैसा आया वो पैसा दिया जाता है। ये कुछ वैसा ही हो गया कि आप मेंबर है किसी पर्टिकुलर संस्था के, तो भैया उन्हीं लोग को एंट्री दिया जाएगा उसमें। अब कोई और बाहर का थोड़ी ना एंट्री ले लेगा।
अरे हाँ है ना। अब जैसे यहाँ पे आप हमको पैसा दिए और कोई बाहर का आदमी को बैठ के पढ़ रहा है, और जब आप आ रहे हैं तो जगह खाली नहीं है, तो ऐसा कांड जब हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद इसीलिए तो लाठी उठी बनाए। अरे है ना, तो होनी चाहिए ध्यान से। तो अब जो 30 सेकंड का मैंने दिया वो सिर्फ यहाँ तक पढ़िए जाएगा, बस 20 सेकंड 30 सेकंड का पढ़ो जाएगा, आसान है, इसके बाद कुछ नहीं, बस सिक्योरिटी है। ब्लड ग्रुप थोड़ा बहुत जानता हूँ आप लोग, अच्छा पढ़ लो एक बार तब। लास्ट 15 मिनट और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, इतना ही। कोई बहुत थ्योरेटिकल है, मैं चाहूँ तो इसको बहुत आसानी से आपको सब बता दूं, लेकिन इतना ज्यादा स्कूल फीडिंग आपके मानसिक विकास के लिए ठीक है नहीं, समझ में आया? वो पढ़ लेना जरूरी है। तो ज्यादा अगर हाथ पकड़ के अगर लेने चलने पे ना बच्चा चलिए नहीं पाता है, इसलिए मम्मी जो है शुरुआत में हाथ पकड़ के चलाती है, उसके बाद देखते उसको छोड़ देती है, गिर तो 3-4 बार गिरेगा, भाव बनेगा, उसके बाद अपने आप चलने लगेगा। चलिए देखिए, इसमें एक शब्द है आरटीपी, मैं चाहूंगा इसको जरूर लिख लीजिए, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो कभी कभी मुझे रियलाइज होता है कि मैं प्रोफेशनली जैसे बहुत नहीं पढ़ाता हूँ, तो प्रोफेशनली नहीं पढ़ाने पे लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, एकदम आसान है, हुआ चीज है, हलवा ले लेता है। मैं आपको वही बताऊं कि मेरा खासियत सिर्फ ये है कि मैं चीजों को आसान करके बता देता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। जिस दिन मैं सख्त बन गया उस दिन ये ध्यान में रखिए कि मैं नहीं रहूंगा और रिजल्ट आपका नहीं आएगा, मैं पैसे कमा लूंगा, नो डाउट। इसलिए जो चीज जब आसानी से मिले तो इस पर, जैसे देखिए बाप अगर बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाए, फिर भी बाप का रिस्पेक्ट करना आपका जिम्मेदारी है, ये नहीं कि इतना ना फ्रेंडली हो जाए कि बाप का ही पूछ लेगा आपका गर्लफ्रेंड बताइए कौन है, समझ आ रहे? तो बाप उसके बाद फ्री लेदर और निकालेगा, आप समझ आ रहे? तो बाप में बापत्व का गुण हमेशा रहता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखते नहीं है। कुछ लोग क्या है, अब थोड़ा सा क्या है हाथ पकड़ा है कि माथे पे चढ़ गए, और उसके बाद उनको लगने लगता है कि चीजें बहुत आसान हो गई। इतना आसान होता है, देखो आसान किया गया है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। मैं आपको बताना चाहते हूँ, मैं वही बोला कि जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था और जब वहां पढ़ा रहा था तो चीज मिल रही थी वो वाला चीज था, लेकिन मैं तो ये जानता हूं ना मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे वो चीज वहां से अच्छा तो यहाँ नहीं पाएगा, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूं कि मुझे उतना सह के चलना पड़ेगा, तभी कुछ चीजें चेंज होंगी। नहीं तो अपना तो बढ़िया आप भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, परेशान मत होइए। जब कलेक्टिवली आप सोचते हैं ना दिक्कत तब आता है। अरे भैया अगर हम आपको बोले कि आपको अपना पेट चलाना है, टफ है क्या? नहीं, आसान है। लेकिन जब हम बोले कि आपको यार भाई को भी देख लेना, यार भाई के 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी मर गई, उसको भी देख, तब जो आप में जो प्रोसेसिंग आपके माइंड का है उस समय आप कितने स्ट्रांग हैं वो समझ में आता है। इसलिए कुछ लोग अकेले पेट भर के दिल्ली उल्ली में रह के बड़ा खुश हो जाते हैं कि हम कमा रहे हैं, लेकिन गांव में जो आदमी है, जो लड़का है, वो अपने घर के 4-5 आदमी को चला रहा है, दादाजी पापा और मम्मी को, जैसे भी चला है लेकिन चला रहा है। तो सर इसीलिए मैं बोला कि जब मैं यहाँ हूं, मैं अकेले, अगर मैंने बोला कि मैं एक साथ, अगर आप 50 लोग 100 लोग एग्जाम दे रहे हो और आईएएस बनोगे तो कलेक्टिव एक साथ उतना रिजल्ट आएगा। एक साल आगे या एक साल पीछे है, आगे पीछे है, वो चलेगा, लेकिन एक कलेक्टिव जब आप किसी चीज के लिए चलते हैं ना तो आपको बहुत ईजी होना पड़ता है, बहुत आसान करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हर तरीके का लोग है। और जब सिर्फ मैं ये करूं कि मैं 30 लोग को पढ़ाऊंगा और 30 लोग का टेस्ट लेकर पढ़ाऊंगा तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मेरे बात समझ में आ रही है? तो उस समय हो सकता है कि सिर्फ उसमें 20-30 का कांड हो, लेकिन इसीलिए मैं बोला कि चीजों को आसान जब मिले तो उस समय सतर्क रहना। इसलिए सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला ना सिंपल थिंग्स आर नेवर गोइंग टू बी इजी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बचपन से सुना होंगे आप कि हर दिन एक सेव खाओ जीवन में, ये सच बात है, ट्रूथ, हार्ड एंड फास्ट फैक्ट है, ये मिथ नहीं है कि अगर कोई आदमी पूरे लाइफ टाइम एक एक सेव खाया उसको कभी तबीयत खराब नहीं हुआ, कितने लोग करते हैं। तो सिंपल थिंग्स कभी आसान नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। वॉक ए माइल एवरी डे, हर दिन थोड़ा सा टहल लो, कभी बीमारी नहीं होगा, कितना आराम खा। आप समझ पा रहे हैं लॉजिक क्या है? सर इसीलिए मैंने बोला कि हार्ड चीजों से ना मत डरिएगा, डरना है तो सर वही थप्पड़ से डर लगता है साहब, प्यार से डर लगता है, ये बात बहुत सही है, इसके पीछे हार्ड एंड फास्ट रूल है। क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है? सिंपल थिंग्स आर नेवर इजी। थप्पड़ मार देगा सह लेगा, प्यार से जो मारेगा वो तो अलग मारेगा, आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा जब चीजें आसान लगे तो हाइपर एक्टिव मोड में रहना, क्योंकि जब टफ होगा, जैसे आपके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया फॉर एग्जांपल, सिचुएशन आर वेरी हार्श, आप भागो इतना दम लगा के, आज तक माई बाप जितना आप भागे नहीं उतना भागोगे, आप पीछे देखोगे पूरा भाग रहे हो, सर आ गया, हार्ड सिचुएशन मिला, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो हार्ड सिचुएशन को कोई भी रिस्पॉन्ड कर देगा, समझ में आ रहा है? लेकिन जब बात करेंगे सिंपल चीजों का नहीं है, इसलिए आईएएस में सिंपल चीजों को कंटिन्यू करना पड़ता है, इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बोलूं ना हार्ड और कॉम्पिटिशन बोल दो, हार्ड बोल दो, बोझा लाद के जाना है,
आप जाओगे, लेकिन जब बोले बस सिंपल है, चिंता मत करो, 10 दिन होगा, 15 दिन छूटेगा। इसलिए सिंपल थिंग्स को कभी भी आसान नहीं लेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल थिंग्स आर नेवर गोइंग टू देखेंगे। तो सर इसमें एक टर्म है आरटीपी, दिख रहा है क्या? मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप देखें और समझे। फिर से पूछ रहा हूँ, क्या बोर नहीं हो रहे ना? बस थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो पहला चीज है, एक वर्ड है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रहे, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। इसमें एक वर्ड है, बस इतना याद रखिए। जैसे इंडिविजुअल नेशन, सेंट्रल बैंकिंग, सम ऑफ द एसडीआर एज अ रिजर्व। भाई हर किसी को, हर कंट्री को ये मिनिमम नियम लगाया है आईएमएफ ने कि आपको एसडीआर का कुछ हिस्सा अपने पास हमेशा रखना है। मतलब आपको 2% ही पैसा आईएमएफ में डालना है एसडीआर के लिए। अच्छा, वो आईएमएफ उस पैसे का क्या करती है? क्या खुद खा जाती है या कहीं और? तो जिस कंट्री को क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और सारा चीज को वहां पे वो देती है। तो आईएमएफ लाइक कुछ वैसा है कि पैसा सबसे लेती है और उसको, जैसे सिख में एक नियम है, आप जाएंगे जब सिख में, तो सिख में नियम है कि अपने जितने सैलरी जितना कमाता है उसका 5 से 10% हिस्सा और जमा किया जाता है जो गुरुद्वारा और सिख के एनजीओ में। सिख लोगों का नियम है, अपने आय का कुछ प्रतिशत वो लोग देते हैं। उसके वजह से बहुत सारा संस्था चल रहा है। जैसे मैं वहां भी पढ़ा है, सिख ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी था, वहां पढ़ाता था। तो वहां पे सिर्फ गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन मिलता था पूरे, और उसमें क्या होता था, खाली सिख लोग, मनमोहन सिंह और उनकी वाइफ लोग इन्वॉल्व होकर उस सिस्टम को शुरुआत करे थे। तो लॉजिक क्या होता है, वो पैसा मिला, सब सिख लोग पैसा देते हैं और पैसा देते हैं और वो चलता है, और वो चलता है। इसलिए आज तक मैंने बोला सिख लोगों को रिस्पेक्ट हमेशा करना। ये बहुत बार आप देखे भी, बहुत लोग रिचुअल बना लेते हैं फालतू का, लेकिन सीरियसली बता रहा हूं, सिख लोग, क्योंकि सिख के गुरुद्वारा में जितना लोग खाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हर धर्म और हर जाति का। और इसका बेस्ट एग्जांपल, दिल्ली में आप जाएंगे ना या अमृतसर जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी और कोई चार्ज नहीं होता। तो सिख का गुरुद्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट जब दिल्ली से जब फेल हो जाते हैं, जब जाते हैं, कुछ पता नहीं चलते, स्पेशली आईएएस के समय में, जहाँ करोल बाग है उसी के जस्ट बगल में है। और वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे अधिकतर स्टूडेंट का भरण पोषण और चल जाता है, वो बताता नहीं है, लेकिन जब वो घर से पैसा मिलना बंद हो गया रहता है, वहां पे वो करके फिर बहुत लोग रिजल्ट दिए हैं। तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतरीन होती है, वो हर जगह नहीं होता। और वहां पे आप देखेंगे, वहां पे आपका चप्पल, और जो मैं बोला था, आपका जो पानी, आपका पैर धोकर उस पानी को मतलब चरणामृत के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। आप जब देखेंगे ना, आपको बिलीफ नहीं होगा वहां पे। इसलिए क्यों सक्सेसफुल है सिख, इसलिए जहां कहीं भी है बहुत ज्यादा मतलब धनी टाइप का लोग है, और बिहारी जहाँ है ज्यादातर टाइप जो है लेबर टाइप क्या समझता है कि कुछ के अंदर रहती है। मतलब बोलने में कोई ये नहीं है, चेंज हो रहा है परसेप्शन, लेकिन सच बात तो ये, जैसे बिहारी बोलते हैं तो क्या है, मजदूर, बेवस, लाचार, आप समझता है, यही कुछ आता है ऐसा थॉट। तो भैया वो हमने मानसिकता बनाया है खुद के लिए, इसीलिए बिहारी लोग पूरे वर्ल्ड में जरूर है, लेकिन एक बराबर से धनी नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप दिमाग रखिएगा, कुछ जो रिजर्व रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि वो अलग जगह पे उसको मतलब काम नहीं है। दूसरा यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप का काम क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। वो जिसको मन चाहे उसको दे देगा, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा बात की बात है, लेकिन देगा सभी को। समझ में आ रहा है? और ये बहुत रेयरेस्ट होता है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाया नहीं जाता है। समझ में है? जो सबको मतलब ज्यादातर लेने वाला होता है, समझ पाए, सबका खून चूस के जो है, तो वो ग्रुप जो है बड़े रेयरेस्ट होते हैं, और वो पॉजिटिव बहुत रेयरेस्ट होते हैं। तो लॉजिक क्या है कि सर आईएमएफ जो है कुछ वैसा ही है कि एसडीआर इज लाइक ओ ब्लड ग्रुप, जो सबको देता है। समझ में आ रहा है? जो लेता है वो इसलिए लेता है क्योंकि रख कर उसके हिसाब से अपना जो संस्था चलाने के लिए पार्ट है। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे गेव 13 बिलियन एसडीआर, तो आरबीआई को जो है 13 बिलियन एसडीआर का पर्ची मिला, चंदा का, ऐसा समझ लो। दूसरा, आईएमएफ के अंदर और भी चीजें, लोन्स दिया, फिर डिपॉजिट के, चाइना ने पे एसडीआर टू सेटल इंपोर्ट बिल बीओपी। लॉजिक पूरा दिमाग में रखिएगा। रेगुलेट कौन करेगा? आईएमएफ करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा, आईएमएफ करेगा। क्या इसका करेंसी एक्सचेंज का वैल्यू जो होगा वो मार्केट की तरह होगा कि अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि अलग लोग भी हैं। मेंबर के साथ आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद और भी जितना सारा है, क्या कुछ फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ता है? यस। क्या एसडीआर के बदले कुछ आपको स्मॉल ब्याज इंटरेस्ट मिलता है क्या? यस। अरे है ना, इतना दिमाग में रखिएगा, बस उसके बाद का काम आपके पास हो जाए। बाकी और इसकी चीजों का ध्यान प्लीज मत रखिएगा। अब जैसे इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि भैया मोरल आउटरीच, जैसे नैतिक कुछ लोग का बहुत सारा आ जाता है भाव कि व्हाई इंडियन रूपी करेंसी इज नॉट इन एसडीआर फॉर्मूला, इंडियन रूपी में चुग दिया नहीं है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है भैया, जिसका जितना प्रतिशत रहेगा उसमें उसी का उस हिसाब से लिया जाए। अब आप दे रहे हैं मान लीजिए 5 रुपया और उम्मीद करें कि हमको हलवा पूरी गाजर उजर सब मिल जाएगी, तो ये झूठ बात है, क्योंकि आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। 5 रुपए में उतना ही एक्सपेक्ट करोगे, चलो पानी पिला दिया, मुंह हाथ धो दिया, काफी है। समझ नहीं लग रहा, तो कुछ वो जॉली एलईडी वाला हाल हो जाएगा फिर। तो आपको दिमाग में रखने के 5 रुपया कुछ लोग दिए और लोग खाली 500 का नहीं, तो लोग जाते हैं तो शादी में ऐसा ही करते हैं, 51 रुपए देते हैं, कभी 51 रुपए दे, मैंने 500 एक के खा के मैंने, ये हरामखोर टाइप लोग का होता है। चलिए, उसके बाद आईएमएफ जो है वो एसडीआर के फॉर्मूला को रिव्यू करते रहती है हर 5 सालों में।
उसके पीछे दो कंडीशन होते हैं। पहला, कंट्री मस्ट बी अमंग द टॉप एक्सपोर्टर नेशन। तो कोई कंट्री जो एशिया के अंदर एक्सपोर्टर होना चाहिए, बहुत नेक्स्ट लेवल। क्या मेरी बात सुन पा रहे? प्लीज अलर्ट रहना। दूसरा, कंट्री करेंसी नीड टू बी फुल्ली यूजेबल। मतलब क्या? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रूल्स शुड बी इजीली अवेलेबल। अब भैया मैंने बोला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अलग अलग कंट्री से, मान लीजिए नामीबिया का, जिम्बाब्वे का हो गया, चाहे युगांडा का करेंसी हो गया, अब वो फ्रीक्वेंटली तो कोई इस्तेमाल करता नहीं है। तो वो जब फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता नहीं है तो उसको क्यों फिर एसडीआर मिलेगा? आप मुझे बताओ, कौन सा चीज आप इजीली लेना चाहोगे? जो जल्दी कन्वर्टिबल है वो ज्यादा आसान है, या बिना कन्वर्टिबल आसान है? कन्वर्टिबल हो जाए। तो अगर जो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, जाहिर सी बात है उसका कन्वर्टिबिलिटी रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई क्योंकि उससे बहुत लोग ले रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो उसके करेंसी में क्या हो रहा है? कन्वर्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यस और नो? तो लॉजिक क्या है कि जब कन्वर्टिबिलिटी ज्यादा हो तो एसडीआर उसमें इजी होता है कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल, यूएस डॉलर कितना है? 43.3%। अब उसमें ये जो डेटा है, इस डेटा में आप देखोगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। इंडिया का लगभग 2.5 या 2.3% कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो राइट नाउ, अभी के समय में हम लोग कंट्रीब्यूट करने लगे हैं, इसलिए जो हमारा वाला पार्ट है ये अब धीरे धीरे आने लगा है। तो आईएमएफ में कुछ कोटा है, उसमें कुछ सुधार किया गया। जैसे देख लीजिए, पहला क्या सुधार किया गया? फर्स्ट, इंडिया का देखिए, द एसडीआर इंक्रीज बिकॉज इंडिया कोटा वाज इंक्रीज फ्रॉम 2.4 टू 2.76। तो जो इंडिया को कोटा बोला गया कि इतना आपको रखना है, उसमें 2 पॉइंट से बढ़ा दिया। और बढ़ाए क्यों? क्योंकि इंडिया का कन्वर्टिबिलिटी रेट अब ज्यादा बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। अरे देखो, जब आपसे किसी को ज्यादा उम्मीद हो जाएगा तभी तो आपको बुलाएगा भी। जैसे फॉर एग्जांपल, उसको उम्मीद है, आप कंट्रीब्यूट किए, जैसे आप किसी का शादी है, उसके घर में आपने कंट्रीब्यूट किया, तो आपको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलाएगा। अब जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं किए उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है वैल्यूएशंस तो प्रायोरिटी उसको मिलना ही चाहिए जिसने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो इंपॉर्टेंट देना ही चाहिए। इसलिए बोलता हूँ, फाइनेंशियली वैल्यू उसी का होता है। शादी में फूफा जी, मौसा जी या दादाजी का, जो ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनका गाड़ी आता है तो आप जल्दी खोलते हैं। अब कुछ लोग होते हैं बदतमीज टाइप के, तो भैया वो फूफा नहीं है, वो भी अपने ही है, लेकिन उनकी वैल्यू उस तरह से नहीं होती है जितनी उनकी होती है। तो डिपेंड क्या करता है? जो है सिचुएशन, जो है नेचुरल प्रोसेस है, ये ऐसा थोड़ी नहीं है। इधर देखिए, तो अलग अलग है। यूएसए का जो है लगभग, इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर आफ्टर यूएसए। अब इसमें क्या है? यूएसए का 18%, जापान 12%, चाइना 6%, इंडिया 2.76%। 2021 में फ्री डेटा रिवाइव हुआ, हर 5 साल में होता है। आगे आईएमएफ में 2016 के बाद कब होगा? 2021 में। अरे भैया ये भी याद रखना कि कम से कम एसडीआर का कब होता है रिव्यू? 5 साल में, जब लोकसभा इलेक्शन होता है उस हिसाब से उसका चलता है। तो ये पॉइंट लिख लेना जरूर। IMF member approved adding extra इतना $1 billion worth of SDR to IMF. India is likely to get इतना %। मतलब लॉजिक कहने का क्या है कि इंडिया का वैल्यूएशन पहले से घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। और ये बढ़ा इसलिए है बिकॉज हम एक्सपोर्टर भी अच्छे बने और हमने लगभग कन्वर्टिबिलिटी रेट अपने जो है अमाउंट। इसलिए तो आप देखो ना, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, चाहे जहां भी हो, हम हर जगह अपना रुपये में कन्वर्टिबल शुरू कर चुके हैं। क्या सुन पा रहे हो? लास्ट 5 मिनट्स जागते रहो। नेक्स्ट, अब आईएमएफ की इसमें कुछ गवर्नर का जो डिटेल है ये दिया हुआ है, तो गवर्नर डिटेल में अगर याद रहे तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। एक चीज याद है, आईएमएफ में एक मेंबर है, वोटिंग पावर डिपेंड ऑन हिज एसडीआर कोटा। तो वोटिंग पावर किस पे डिपेंड है? एसडीआर कोटा पे। अब जो आदमी, आप मुझे बताइए, मैंने बोला था कि आरबीआई का भी जब होता है या अलग अलग फाइनेंस कमीशन का मेंबर होता है तो उसमें अलग अलग स्टेट्स के होते हैं लोग, और आरबीआई अकेले रहता है, लेकिन उसमें एक वोट का वैल्यू कितना है ये इंपॉर्टेंट है। अरे जैसे मैं एक वोट दिया तो मेरा एक वोट का वैल्यू काउंट होगा 1000, और किसी ने एक दिया उसका वैल्यू काउंट होगा 1। तो डिफरेंस है कि नहीं है? तो इसमें क्वांटिटी ज्यादा मैटर करता है कि क्वालिटी? क्वालिटी कि आप किस टाइप के आदमी हैं। समझ में आ रहा है? तो आपकी क्वालिटी पे आपका वोटिंग डिसाइड होता है, यानी कि आपने कितना प्रतिशत पैसा जमा किया है एसडीआर में, उतना वोट का वैल्यू आपके पास होगा। क्या समझ में आया? और अगर आपका जो है वैल्यूएशन कम है बिकॉज आपका कोटा क्या है उसमें कम है। क्या समझ आ रहा है? अरे है ना? तो बोलो। तो मुझे बताओ, अगर जब वोट बैंक होगा और वोट होगा तो उसमें क्या आपको लगता है कि हर कंट्री का वैल्यू वोट का एक होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। और इसीलिए जब मेंबरशिप की बात होती है तो उसमें वैल्यू पे बहुत सारे मात खा जाते हैं। मान लो इंडिया ने बोला हाँ तेरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तो बोला रसिया नहीं करेंगे, और रसिया का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो वोट तो उतना ही काउंट होगा। तो आपको उस वोट के लिए क्या चाहिए? आपको कंट्रीब्यूटर जो है ज्यादा बनना पड़ेगा। दैट्स इट। तो सर पहला पॉइंट, वोटिंग पावर डिपेंड ऑन का एसडीआर कोटा, या फिर मजे मजे में एसडीआर कोटा। दूसरा, फॉर इंडिया दिस वोटिंग पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इंडिया का जो वोटिंग कोटा है, ये लिख लीजिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जनरली एक्सरसाइज होता है, रन किया जाता है। उसमें क्या होता है? हु एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर इन आईएमएफ बोर्ड। एक्स ऑफिशियो को मतलब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं।
एक्स ऑफिसर का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप एक्स आदमी हैं तो आपको वाई जिम्मेदारी भी दिया गया, क्योंकि आप आईएएस हैं, डीएम हैं, तो आपको बोला गया कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के भी हेड बन जाइए, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इसलिए आप बोलेगा राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाइए। समझ में आया? तो एक्स ऑफिसर मतलब क्या होता है, क्योंकि आप पहले से कुछ हैं, इस बेसिस पे हम आपको वो काम दे रहे हैं, क्योंकि आपने पहले से बहुत अच्छा तैयारी किया है, इसलिए हम आपको वो चाहते हैं कि आप वो भी डिपार्टमेंट संभालिए। क्लियर है? तो एक्स ऑफिसियो यहाँ पे। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर अगर एब्सेंट रहा तो आरबीआई गवर्नर उनकी जगह पे वोट करेगी। आरबीआई गवर्नर कैन वोट एज द अल्टरनेट गवर्नर ड्यूरिंग द आईएमएफ मीटिंग। तो अगर वित्त मंत्री कौन है अभी, निर्मला सीतारमण, अगर वो एब्सेंट रही तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत चचा, समझे, शक्तिकांत दास, वो जाएंगे और वोट करेंगे, और उनकी वोट की वैल्यू सिमिलरली उतना ही होगी जितना फाइनेंस मिनिस्टर की होगी उस आईएमएफ मीटिंग में। क्या यहां तक क्लियर है? तो यानी कि जब कोई आईएमएफ में वोटिंग होता है तो उस वोटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया। और ये ध्यान से देखिएगा, तो एक क्वेश्चन 2016 का इसलिए पूछा गया था क्योंकि इसमें भी सेम कुछ हुआ था 2016 में। क्यों पूछा गया? क्योंकि 2016 में फ्रेश इलेक्शन हुआ, मतलब एससीआर का रिव्यू हुआ। फिर 2021 में क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि 2021 में फिर रिव्यू हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है, अगर आप देखिएगा तो सर पहला चीज मैं चाहूंगा 30 सेकंड पढ़िए जरा, देखिए कुछ समझ आ रहा है क्या? अगर बना भी नहीं पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए। Which one of the following currency has been proposed to be added to the basket of IMF SDR? क्योंकि 2016 में ये प्रपोज बोला गया था कि इसमें से इनको ऐड किया जाएगा, अब इसलिए वो न्यूज में आ गया। ठीक है, सो रेनिंबी किसका है? चाइना। अरे है ना। अब उसमें क्या है? रशियन रूबेल, उसके बाद साउथ अफ्रीकन रैंड, उसके बाद रूपी, उसके बाद रेनिंबी। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है मतलब जीके टाइप क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तो देखो इसमें ज्यादा चांस इसी का बन रहा है, तो समझ में, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप उसको देखें। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या क्वेश्चन टफ है? अरे बिल्कुल टफ नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको, अच्छा मैं पुल्हा भी नहीं सकता, आप बहुआ नहीं है कि आपको, और उसके बाद क्या इधर उधर की रस्म होगी, आप समझ, बच्चे को पता में जवान को करेगा दो को आप को भोग देगा, आप समझ पा रहे? अरे एक दो डॉक्टर नहीं जाता है, एक दो डॉक्टर का देखिएगा कुछ वो बनाता रहता है, बच्चा सबको सुई देने वाला का कुछ बनाता है। ऐसा मेरे पास भी किसी ने भेजा था कि वो बच्चे को ऐसा कुछ खिला रहा है, जैसे भोग दिया, हाँ फिर गाना गा के तो जवान आदमी को भोगे वैसा, एक वो इधर भोगेगा, दो को उसको भोग देगा। लॉजिक क्या है कि मैं आपको सिर्फ ये देखो, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि पॉसिबल है, और आज से ना आने वाले 4, 5, 10 सालों के बाद आप में से जितने सही ढंग के एरिया का लोग जितना भी, वही लोग बोलेगा इतिहास रच दिया उसने पहला थॉट प्रोसेस और माइंडसेट चेंज करके, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। और आप लोग में से कैसे, जैसे आप आईएएस बनेंगे थॉट आपका ऊपर तक जाएगा, जब चेंज होगा फिर आपका जो वाला फ्यूचर जैसे चेंज होगा, तब आपको उसी दिन एहसास होगा कि एक आदमी आया था जो एसएससी रेलवे से ऊपर सोचाया, और सोचा नहीं भी औकात था उसके बाद भी सोचवाया, और सोचवा के फिर उस लेवल तक पहुंचा दी। वो बहुत बड़ा चीज होता है और इतना आसान नहीं होता। इसीलिए बस मेरा है कि हो सकता है, आपने जो पोटेंशियल है उसका आप लोग इतना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि आपको पता ही नहीं रहता है। जितना दम है ना आप में, उतना दम अगर कोई गार्जियन खाली पुश कर लेता है ना, अरे गार्जियन आधा से ज्यादा एनर्जी तो गार्जियन में बर्बाद कर देता है। ये बोतले रहोगे, ये ढकने रहोगे, लेकर सब पूछो ना हो। अब ये सब जो सुन के ना, वो बच्चा क्या है वो चल जाता है इनसिक्योरिटी। और जिसके गार्जियन जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ज्यादा टेंशन नहीं बोलते हैं कर ली हमारे बेटा का दिक्कत हुआ, इस तरीके का जिसके गार्जियन, वो बच्चा देखिएगा बड़ा कॉन्फिडेंस से हाई होगा। और लो कॉन्फिडेंस किसका हुआ है? जिसका गार्जियन हर बार उसको ताना मार रहा है, फौरन ताना बोले लेकिन उम्मीद नहीं थी। अब हालांकि उसको उम्मीद है अंदर से, हालांकि उस बाप को उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद वो बोल रहे हैं। वो आदत बहुत बेकार है। इसलिए मैंने बोला लिटरली नियम है, एक कंट्री है, उस कंट्री में जब पेड़ को सुखाना होता है, हर दिन उस पूरे गांव के लोग आते हैं और बोलते हैं पेड़ सूख जा, पेड़ सूख जा, पेड़ सूख जा, कंटिन्यूअस 1 मंथ तक, और पेड़ सूख जाता है, वहां काटा नहीं जाता है पेड़ को। इस साइकोलॉजिकली एनर्जी से उसको खत्म किया जाता है, काटा नहीं जाएगा, बस 1 महीने के अंदर फिर पेड़ ऑटोमेटिक सूखता है। पेड़ क्यों? लिविंग थिंग है भाई, पेड़ में जान है। आप समझ पा रहे हो? लिविंग थिंग्स है, इट कैन जस्ट रिसीव द इंफॉर्मेशन, इट कैन जस्ट जो है सेंस करता है वो। ठंड में तभी तो फिर पत्ती है। तो लॉजिक क्या है, किसी को बोलते रहोगे तो क्या ही करेगा, और अगर किसी को ये बोलते रहो तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा, अपने मन में बोलते रहो अरे कुछ नहीं क्या हो गया, कर लेंगे, कर लोगे। क्या इसलिए कभी आपको अंडरस्टिमेट मत करिए, और जो हरामखोर आपको बहुत ज्यादा डाउन करता है उससे दूर रहिए। और एक दिन जब मन भर जाए तो कस के चिल्ला लीजिए, अगर उस पर चिल्लाने वाला हो तो। हमने जब खुद पापे हैं तो कितना चिल्लाइएगा, तो उसके लिए तरीका अलग से फ्रस्ट्रेशन होता है
इस ग्राउंड राउंड में जाइए, पेज लीजिए, जितना मन भर का आपको आता है, XYZ किस टाइप का आप गाली देते हैं हमको नहीं पता, लेकिन है तो सबके पास एक कलेक्शन तो नहीं, उस कलेक्शन में लिखिए जैसे अब्राहम लिंकन करते थे, और अब्राहम लिंकन वही कर कर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे। आज तक कभी उन्होंने उसको चिट्ठी नहीं लिखा, जिस मेजर को जिसकी वजह से इतना लॉस हुआ उसको उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं लिखा उस वार में, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में थे और पूरा चीज लिखे पेपर पे और बस उसको फाड़ के और हवाई जहाज बना के फेंक दिए। तो बस आपसे निवेदन है कि उन लोगों से बचिए। मैं बस चाहता हूं कि आपका सिंपल थॉट प्रोसेस चेंज हो, और थॉट प्रोसेस चेंज बार बार करना होता है। यहां तक ठीक है? लास्ट 5 मिनट बस, उसके बाद खत्म। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी दिख रहा है आपको? जोर से बोलो ना। अब इसमें कुछ भी नहीं है मेरे बताने के लिए, मैं ऑनेस्टली बोल देता हूं। इसमें क्या है जरा समझो। फर्स्ट लाइन, इंडिया हैज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम याद रहेगा? अरे 3 टाइप का बोला था, फिक्स्ड, फ्लोटिंग बोला था ना, और फ्लोटिंग के बाद फिर आपको बोला था क्या, फ्लेक्सिबल वाला। सर वो जो है करेंसी एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अरे पढ़ाया था, 4 तरीके से होता है, इनकम ऑफ द कस्टमर, मार्केट का प्राइस एंड डिमांड, स्पेकुलेशंस, और जो आपका आर्बिट्राज होता है जिसमें आप एक तरह से लोन लेके दूसरे को लोन देते हैं। तो पूरा वही डिटेल है। मैं चाहता हूं आप एक बार पेज नंबर लिखिए और इसको पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 534, ठीक है, एंड 35, 534, 535। अब ये जो मेन इसमें मुद्दा है, मैं 1-2 चीज आपको बता देता हूं। लिमिटेशन है कुछ कन्वर्जन का, बट 1-2 चीज जो आसान है उसको बता देता हूं। हाँ, एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, हॉट मनी, याद है आपको? हॉट मनी, FPI, कि लोग आते हैं, पैसा फिर भाग जाते हैं, फिर उसके बाद कोरोना खत्म हुआ, फिर आ गए, फिर पैसा इन्वेस्ट करे, तो पैसा स्टेबल नहीं रहता, उसको हॉट मनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर जो बोला हो 2 पढ़ लीजिएगा। अब यही चीज आप पढ़िएगा नहीं तो नुकसान आपको होगा। एक और पेज नंबर लिखिए, पेज नंबर 538। आसान टॉपिक है ये। कल मैं इसको एनी हाउ खत्म करूंगा, खत्म नहीं हुआ तो सीधा बोल दूंगा पढ़ लीजिएगा, लेकिन खत्म कल होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये थोड़ा दिमाग में रखिए, बिकॉज ये इजी है। मैं इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा जो है प्रवचन हो जा रहा है, इस प्रवचन को कम करेंगे। नेक्स्ट टाइम है FCRA, दिख रहा है पेज नंबर 540, लिखिए, पेज नंबर लिखिए, इसको पढ़ना है, आसान है ये FCRA। एंड द लास्ट इज, एक टॉपिक और आप पढ़ लेना, उसके बाद 15 मिनट का है, 15 मिनट खत्म करके नेक्स्ट सेशन में आएंगे, उसमें ज्यादा काम करना है। ये बता दूंगा आपको। एक और है टॉपिक, पेज नंबर लिखिएगा 548, 49, 548, 549, क्योंकि EPFO का क्वेश्चन पूछा था 2023 में, यूपीएससी ने, इसलिए वो बताना है मुझे, पिछले वाले हैंडआउट में नहीं था ये। एंड एक और बस पढ़ लेना, बाकी इसमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सेट हो जाएगा। एंड दैट इज पेज नंबर, यस, परचेजिंग पावर पैरिटी 554, 554, ये पेज नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये सब जो मैं देता हूं, अब इसमें अगर आप नहीं पढ़ेंगे और बाद में आकर मुझे बोलेंगे कि सर ये नहीं, यहाँ से नहीं होगा, ये होगा, तो वो भैया कहीं है, आप बोलोगे हम सुन लेंगे, खुश रहो, जिंदाबाद रहो। लेकिन पॉइंट यही है कि एक ही आदमी, एक ही टीचर बहुत लोगों को पढ़ा रहा होता है, और उसमें से कुछ बच्चे निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं, क्योंकि एक बिलीव किया हो गया, एक बिलीव नहीं किया मारा गया। और एक ऐसे भी बच्चे टाइप के होते हैं जो बिलीव खुद करते भी या दूसरों को बोले बहुत करना। अब इस तरीके का जो होता है मानसिकता वाला बहुत सारा। अब इधर आप मोतिहारी के अंदर सोचो ना, इतना टैलेंटेड बच्चा सब है, इतना मेहनती है, क्यों मोतिहारी पिछले 50 सालों से, 20 सालों से जैसा था वैसे ही। बहुत बड़ा चेंज कहाँ हुआ? एक ओवरब्रिज हुआ, एक ओवरब्रिज बन रहा है, आप समझ पा रहे, वो भी कब तक बनेगा उसका गारंटी नहीं। आप सोचो, ये मतलब अपन हंस लेते मजाक, लेकिन सोचिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो इतना बड़ा चेंज हम कह सकते नहीं हुआ, क्यों? दैट इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड। यहाँ एटीट्यूड सिंपल है, एक छोटा मोटा भी जॉब हो जाए ना 10,000 का, चपरासी खुश, रेलवे हो जाए ना खुश, शादी हो जाए हो गया, बस उससे ज्यादा किसी को चाहिए। उसको पान खा के जब छूटेगा और बोलेगा बिहार पे कुछ ना हो। तो मैं बहुत इस चीज से नफरत करूं, इसलिए मैं बोला जो है, हर मेरे दिमाग में जो बोला मैंने कि सब चलता है, खत्म ही नहीं होता है, चाणक्य करोगे अगर मातृभूमि बेकार है तो ठीक करो, जीवन भर बोलो मत कि ये जो है बेकार है, बेकार है, बेकार है, ठीक करो, चाहे 1% सही, चाहे 0%। आपसे निवेदन ये है कि आप मातृभूमि ठीक करें नहीं करें, हम जो बता रहे हैं बस उतना रिवीजन कर लीजिए, ऑटोमेटिक बहुत सारा कुछ ठीक हो जाएगा, गारंटी।
सुन पा रहे हैं? तो सर ये जो थ्योरी है जितना मैंने आपको बताया इतना आप बस इसमें पढ़ लीजिएगा। एक दो टॉपिक है जैसे नीट और वो SERC, ये दोनों चीज मैं अलग से बताऊंगा और नेक्स्ट थीम में। तो मैं आपसे चाहता हूं कि जितना पेज में पढ़ा वो पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लोगे? जोर से बोलो ना, यस और नो। तो सर आज जो मैंने पढ़ाया 2 मिनट रुक जाओ, उसको मैं कंक्लूड कर देता हूं, फिर निकल देना, ताकि ये 1.5 घंटा 2 घंटा जो पढ़े हो वो दिमाग में चला जाए, फिर मामला खत्म। क्लियर है? तो चलिए क्या पढ़े हैं। सबसे पहले जब क्लास में आए तो शुरुआत किए थे, उस शुरुआत को हम आपके पास लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर उसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो करेंसी का वार पढ़ाया जिसमें चाइना कैसे मैनिपुलेट करता है ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि सर अगर फॉरेक्स रिजर्व है तो फॉरेक्स रिजर्व का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कैसे फर्क पड़ता है, उसमें 3 तरीके का मेथड बताया। दूसरा मैंने आगे पढ़ाया आपको कि एक्सपोर्ट को कब फायदा होगा, जब डॉलर स्ट्रांग होगा एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अरे है ना, एक याद रखोगे, बाकी दूसरा आप अपने आप ऑटोमेटिक उसको अल्टरनेट कर लो। क्लियर यहां तक? उसके बाद फिर हमने अलग अलग वैल्यूएशंस देखा और फिर आगे मैंने आपको पढ़ाया कि 3-4 तरीके ऐसे हैं जिस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक SDR। और SDR में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप जो भी करेंगे, जितना भी आपका उसमें कोटा होगा, उस कोटा के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। IMF रेगुलेट करेगी, IMF क्राइसिस वाले कंट्रीज को देगी भी। और अगर इंडिया का रुपये में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी एक्सपोर्ट हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी करेंटली सिनेरियो है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इसलिए इंडिया में कन्वर्ट करना चीजों को बहुत आसान है। अब उसके अलावा एक और चीज है, और वो बस जो है हमने SDR के बाद जो छोटे मोटे टॉपिक थे जो पढ़ने के लिए दिए वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग फिर जो है बच्चा कुचा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो बस आज इतना रहेगा। कल ये और 3C मतलब कल 3 का काम खत्म करेंगे। तो कल कोई कृपा करके कुछ भी ये नहीं करिएगा, अगर आप मुंह बनाएंगे भी या फिर मनहूसियत फैलाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं पढ़ा ही दूंगा, भले आप सब चले जाए फिर भी मैं पढ़ा दूंगा और बोल दूंगा वॉच द वीडियो। समझ में आया? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? तो जोर से एक बार फुला के जाओ। मजा आया? जोर से बोलो, ऐसा नो नहीं भी आया तब भी हाँ बोलना है। तो फिर मिलते हैं कल कंटिन्यू करेंगे।